कि सर मेरी टीम जो है वो आज 20 लाख रुपए महीने की है और मैंने आज 2 करोड़ रुपए की सेल्स की है जिसमें कंपनी को 70 लाख का प्रॉफिट होता है, तो मेरी 20 लाख की टीम ने 70 लाख का प्रॉफिट लाके दिया। ऐसे बात करनी पड़ेगी ना लीडर को। या लीडर तो ये नहीं कह सकता सर मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, रात रात सोती नहीं है, छुट्टियों पे भी काम करती है। व्हाट डू आई डू विद दैट? मैनेजमेंट तो ये पूछेगा ग्रेट, रिजल्ट बताओ। उल्टा बिजली ज्यादा खर्च करती, कंपनी का कैब खर्चा ज्यादा कर दिया। नंबर्स पे बात करो। कि जैसे एक क्लास होती है, वहाँ पर 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आईआईटी में जाते हैं, बाकी कुछ एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं, तो ये डिफरेंस कैसे आता है अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट? वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड अ लाई एंड द लाई इज दैट बेटा तू 10th कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मनोज मुंतशिर की एक बहुत प्यारी लाइन है इसमें वो कहते हैं कि जो भरता है वही छलकता है, अगर कप भरा होगा तभी कप छलक सकता है। तो पहले आपको अपना भरना पड़ता है। आज अगर मैं आपको पॉडकास्ट देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी लर्निंग बंद कर दी। कौन सी 3 टॉप मिस्टेक्स अगर मैं आपसे पूछूं जो बिजनेस ओनर्स टिपिकली करते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस स्केल नहीं होता है? क्या होता है ना कि सब पहले दिन सोचते हैं वो डाबर बनने हैं। कोई भी बिजनेस में घुसता है ना वो डाबर से नीचे सोचता नहीं है, यूनिलीवर से नीचे सोचता। सर देखो ना यूनिलीवर के भी तो इतने प्रोडक्ट्स हैं, सर देखो ना डाबर के भी इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ भाई ये डाबर बनने में ना 80 साल लग गए। बर्मन फैमिली की तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। अगर मेरे पास महीने के 10,000 रुपये सरप्लस अमाउंट है, राइट, मेरे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें हैं फिक्स्ड, तो मैं उसको कैसे एलोकेट करूं टू गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट लाइक इन 20 ईयर्स? आज एक व्यक्ति 500 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी पी लेगा बहुत आराम से, उसके साथ सेल्फी भी खींच लेगा, पर उडेमी पे जाके 500 रुपए का कोर्स नहीं खरीदेगा। हमारा पॉडकास्ट 1 घंटा बैठ के पूरा नहीं होगा। Hi everyone, welcome to Talking Through. My name is Rahul and today we have a very exciting guest with us. He is a renowned business professional. He is mentor to many startups and MSMEs and transformed lives of millions through his financial advisory. So without any further ado, let me introduce you to our today's guest, Mr. Sanjay Kathuria. Sanjay sir, thank you so much आपका यहाँ पर आने के लिए. Thank you so much for calling me here, Rahul. Thank you. Pleasure sir, pleasure. तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को फॉर्मली शुरू करते हुए मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ. आपका क्या बैकग्राउंड है और करंटली आप क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली वही मिडिल क्लास फैमिली। पापा ओएनजीसी में पहले काम करते थे एंड हम लोग ने स्टार्ट किया तो पापा 1979 में ज्वाइन किया, फिर मेरा बर्थ 1984 में हुआ, तो वी वर इन बड़ौदा। तो बड़ौदा से स्टार्ट हुई जर्नी, फिर वी वेंट टू आसाम एंड देन वी केम टू इन 1991 वी केम टू बॉम्बे। तो जब हम बॉम्बे आए तो फिर हम बॉम्बे के होके रह गए। तो मेरी सारी मेजर एजुकेशन, क्योंकि 91 मतलब मैं करीबन 7 ईयर्स का था, तो 7 ईयर्स से लेके आगे मेरी इंजीनियरिंग, मेरी MBA, एवरीथिंग हैपेंड इन बॉम्बे। मेरा करियर का स्टार्ट सब कुछ बॉम्बे में हुआ। तो उसके बाद मैंने अपनी 10th 12th करी, फिर इंजीनियरिंग करी डीजे सांघवी से, फिर MBA करी वेलिंकर से, एंड देन आई गॉट इनटू अ कंपनी कॉल्ड रहेजा यूनिवर्सल and which was a real estate company. Correct. After that I had a very long stint in real estate for almost 11-12 years, and which was amongst 2-3 companies, notable big companies. And उसके बाद फिर मैंने SME consulting करी and now I am on my own completely. And मैं छोटे SMEs को consult करता हूँ, businesses को consult करता हूँ, startups को consult करता हूँ, और apart from that लोगों को passive income build करने में, investments में, basic personal finance में हेल्प करता हूँ। दिस हैज़ बीन माई जर्नी थ्रू एंड थ्रू, और ये मैं अभी इस टाइम पे कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट सर। तो इसके पहले कि हम पर्सनल फाइनेंस और आपका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसके बारे में बात करें, मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ आपकी कॉलेज दैट इज़ इंजीनियरिंग और MBA लाइफ के बारे में। क्या एक्साइटिंग आपका सफ़र रहा वहाँ पर और आपकी क्या लाइफ लेसन्स और लर्निंग आपने वहाँ पर ली? तो आई थिंक कुछ मेरी लर्निंग्स ये रही कि 10th में मुझे एक नॉर्मल मार्क्स आए तो मैंने एक नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन किया, और 12th में मेरे को 98% आए, मतलब PCM होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, टू गेट इनटू इंजीनियरिंग। तो वो जो डेल्टा था मेरी लाइफ का, उसमें एक चीज़ ने बहुत मेरे लिए मदद करी, वो थी कि मैंने गोल पकड़ लिया। वो गोल ये था कि मुझे 12th में हमारी सोसाइटी होती थी सॉल्व फ्लैट्स की, तो जो 10वीं में टॉप करता था वो 15 अगस्त को झंडा खींचता था, और जो 12वीं में टॉप करता था वो 26 जनवरी को झंडा खींचता था। तो मैं 10वीं में मिस कर गया, मेरे से ऊपर थे कुछ लोग, पर मैंने ठान लिया था कि 12वीं में तो मैं ही झंडा खींचूंगा, मतलब दैट वाज लाइक काइंड ऑफ रिटन फॉर मी। तो उसके लिए उस हिसाब का एफर्ट भी लगा, मतलब ऑलमोस्ट फॉर 400 डेज नॉन स्टॉप आई वोक अप एट 4 AM। मैंने 4 बजे से पढ़ाई करनी चालू करी और अपने आप को हैबिचुअल बनाया उस पढ़ाई का, बहुत प्रैक्टिस करी, एंड देन आई स्टूड फर्स्ट इन माई ओन सोसाइटी एंड मैंने झंडा वंदन किया ऑन 26 जनवरी। सो आई थिंक दैट वाज माई वन लर्निंग। इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग,
तो ये मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, जिसे आजकल मैनिफेस्टेशन कह दिया जाता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी. करेक्ट. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लोग उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू रिवायर योर ब्रेन. कि आपको कुछ अचीव करना होता है तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिवायर करना होता है. बिकॉज ब्रेन जो है ना, वो डोपामीन ज़्यादा पसंद करता है. तो डोपामीन मिलता है छोटी छोटी खुशियों से, तो वो बड़ी खुशी के लिए फिर आप अचीव नहीं कर पाते. तो कभी कभी आपको वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसे कहते हैं, तो वो करने के लिए आपको छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पढ़ाई करी, टॉप किया, तो मैंने केबल काट दिया था. मैंने टीवी नहीं देखा 400 डेज तक. उसके अलावा मेरा डिसिप्लिन रेजीम था सुबह 4 बजे उठने का. तो वो सब करना पड़ा, तब जाके वो मैं बड़ा गोल अचीव करता है. तो ये मेरी की पहली लर्निंग थी कि अगर आपको रियली कोई चीज़ चाहिए तो वो शिद्दत से चाहिए, तो फिर कायनात आपके साथ काम करेगी. आपको भी करना पड़ेगा, अकेले कायनात से काम नहीं होगा. करेक्ट. सो दैट इज फर्स्ट. सेकंड वाज दैट आई थिंक एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा मुझे लूप होल्स पता चले. कि जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो तब तक Pentium 3 प्रोसेसर आता था और हम 8085 सीखते थे, विच वॉज द फर्स्ट एवर प्रोसेसर मेड बाय ह्यूमंस. तो मुझे लगा कि जो एजुकेशन हमें इम्पार्ट की जा रही है वर्सेस जो एक्चुअली मार्केट में चाहिए या जो चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें. तो एजुकेशन से ज़्यादा फिर आपको एक्स्ट्रा करिक्स में फोकस करना पड़ता है कि आप अपने आप को एज अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी लेके आओ. तो आई थिंक ये मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी था, लर्निंग था, सॉरी. एंड थर्ड मेरी लर्निंग थी कि मैं जैसे इंजीनियरिंग में गया, मैं समझ गया मैं इंजीनियरिंग के लिए बना नहीं हूँ. बिकॉज इंजीनियरिंग प्रॉबेबली आर मोर बैक एंड जॉब्स एट दैट टाइम. 2006 की बात, 2002-2006 की बात कर रहा हूँ. तो फिर मैंने तय कर लिया था कि, और मेरे को नंबर्स से बहुत लगाव था, तो मेरे को तय था कि मैं MBA इन फाइनेंस करूँगा. तो वो मैंने करी और उसके बाद लाइफ बहुत ज़बरदस्त रही. MBA फाइनेंस वाज वेरी एनरिचिंग एज एन एक्सपीरियंस. बहुत कुछ सीखा, रियल लाइफ लर्निंग्स मिली, रियल लाइफ प्रोफेसर्स थे कॉलेज में पढ़ा, जो कंपनी में काम कर रहे थे, ऐसे लोग हमें पढ़ा रहे थे. तो दैट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर अस. करेक्ट. तो मेरी एजुकेशन एज इट इज, आई वुड से, वाज अ वेरी गुड एजुकेशन ओवरऑल. गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेस. एंड उसके बाद फिर मैंने सबसे प्रैक्टिकल डिग्री अपनी लाइफ की करी, वो थी CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. सो दैट आई क्लियर्ड ऑल 3 लेवल्स इन वन गो. पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया और उसके बाद मेरे को चार्टर अवार्ड हुआ 2012 सितंबर में. सो इट्स नाउ 12 इयर्स कि मैं CFA होल्डर हूँ. And yeah, so this has been my journey in education. That's great. और आपका जो फर्स्ट जॉब था, that is into Raheja's, was it a campus placement? Yes, it was a campus placement. That's great. वो जर्नी आपकी कैसी रही? Amazing. I think that formed me a lot. Because क्या हुआ कि 2007 का एंड था जब हमारा प्लेसमेंट सीजन था. And it was supposedly the best time in the world to get a job. क्योंकि उस टाइम रिसेशन आया नहीं था, मार्केट्स बहुत हाइप पे थी. तो मुझे जॉब मिला रहेजाज में. मुझे 6-7 ऑफर मिले, उसमें रहेजा एक था. तो मैं अपने मेंटर के पास गया, मैंने बोला, स्पेसिफिक रीजन यू हैव चोजन दैट पर्टिकुलर. तो मेरे पास जैसे 1-2 रिसर्च कंपनीज से था ऑफर. जैसे कंपनी थी दारा शॉ, उनसे था. HSBC से था. HSBC में सेलिंग का था, मतलब बेसिकली इंस्टीट्यूशन सेलिंग का था. पर मैंने जब अपने मेंटर से बात करी, हमारे जो टीचर थे जो मुझे मेंटर करते थे, कि मुझे ऐसा प्रोफाइल मिला. मेरा प्रोफाइल था कि रहेजाज वाज गोइंग फॉर एन IPO, सो आई वाज इन द IPO टीम. वाओ. तो उन्होंने बस ये वाओ उनके मुंह से भी निकला कि भाई एट अ यंग एज, एट 23 यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर, इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट. ये सब तो चलता रहेगा, रिसर्च और ये सब चलता रहेगा. इफ यू आर गेटिंग एन IPO एक्सपीरियंस एंड इफ यू गेट एन IPO बाय द एज ऑफ 24, तो तुम तो मतलब मोस्ट डिमांडेड व्यक्ति हो जाओगे मार्केट्स में. तो दैट गॉट मी टू Raheja's. प्लेसमेंट सैलरी वाज अ लिटिल लेसर देन अदर ऑफर्स, बट ठीक है, एट दैट टाइम नोबडी इज फोकसिंग ऑन सैलरी. अपना तो प्रोफाइल था. एंड माय प्रोफाइल गॉट एनरिच्ड इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग, बिकॉज पहले मैंने इन्वेस्टमेंट अलायंसेस टीम में ज्वाइन किया. But immediately after joining, the MD was interviewing all the new guys. So there were 3 people who joined, me and 2 more. So he was interviewing everyone. Ke aao milo. So young blood has joined. He was also very young. He was 30 years old. Okay. So he called me and unka late raat ka kuch discussion हुआ मेरे साथ. We were supposed to meet for 10 minutes. We ended up sitting for almost 1.5 hours. So he selected me and he told the HR team कि अब इसको हटाओ और मेरे पास भेजो. अच्छा, मुझे पता ही नहीं कि MD के साथ काम होता क्या है. You know, how do you work with an MD? मेरे को कुछ आइडिया नहीं था. There was a position called executive assistant, which is nowadays called chief of staff. Okay. तो PA, EA सब बोलते थे तू PA बन जाएगा, तू टिकटें बुक करेगा. तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, बोले तुम टिकट्स नहीं बुक करोगे, उसके लिए अलग आदमी है. तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है, HODs के साथ कोऑर्डिनेट करना है, प्राइवेट इक्विटी कंपनी. तो मैं सुनते सुनते मेरे को ऐसा जैसे ओ माय गॉड, अच्छा ये भी कर, ओ वाओ. तो ऑल दोस ड्रीम्स व्हिच यू थिंक ऑफ ना, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग विद द MD, यू आर टॉकिंग डायरेक्टली टू HODs, तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है. करेक्ट. If you're talking to if you're representing the MD, you're meeting Carlyle, Wachovia. मैं ऐसे फंड से मिलता था जिनका नाम हमने किताबों में पढ़ा था, सोचा था कभी जिंदगी में इधर काम करेंगे. तो उनके हेड्स, MDs आके हमसे मिलते थे. हम उनके पास नहीं जाते थे, वो हमसे आके मिलते थे. तो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे आशीष के साथ मिला. एंड आई हैव बीन ऑलवेज सो ग्रेटिट्यूड
filled for him कि उन्होंने, and he was my first teacher I would say in corporates. मैं आज भी 5 सितंबर को सबसे पहले उनको विश करता हूँ कि happy teachers day because you know he means a lot to me personally. And he was very young, I was very young, so he gave me time, he nurtured me, he taught me. अच्छा वो नंबर्स में बहुत तेज थे, हम कैलकुलेटर पकड़ते थे तब तक वो आंसर कर देते थे, तो उनसे वो स्किल मैंने सीखी. क्विक डिसीजन मेकर थे, जल्दी डिसीजंस लेते थे, तो वो सब मैंने उनसे सीखा. और मैंने बहुत जल्दी ये सीख लिया कि एक ओनर कैसे काम करता है. तो आई गॉट ब्रांडेड एज एन ओनर्स मैन. तो अगले जितने मुझे जॉब मिले मैंने कभी किसी प्रोफेशनल को रिपोर्ट नहीं किया. आई हैव ऑलवेज रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द कंपनी. तो वो भी एक बहुत अच्छा मेरे लिए आई थिंक मतलब the God had set this complete tone. I think it's really phenomenal. अगर किसी के भी करियर के initial years में you get chance to work with such senior industry experts, that's really life changing experience. No doubt. और आपको देखिए क्या होता है, everything in corporate is about decision making. Your decisions form your future. Exactly. तो अगर आप ओनर के साथ काम कर रहे हो, who has nobody to report to, कि उसको कोई बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करना, he is the owner of the company. And real estate is a owner driven kind of sector. Most Indian corporates are owner driven till the time there is an owner. तो अगर आप एक ओनर की मानसिकता समझोगे वो डिसीजन लेता कैसे है, तो आप है ना आगे जाके करियर में बहुत तेजी से बढ़ सकते हो. बिकॉज इफ ही मेक्स यू एन HOD एंड दैट्स जनरली द रूल कि जब आप काम करते हैं एज एन EA, टाटा में भी यही होता है कि आप EA की तरह ज्वाइन करते हो फ्रॉम TAS. And then they move you to becoming a VP of a certain division or then later an MD of a certain. Correct. वो बाहर से किसी को नहीं लेते हैं, internally वो लोगों को develop करते हैं. उन्होंने तो IAS का इंस्टीट्यूट बनाया हुआ, TAS बनाया हुआ, वैसे एक इंस्टीट्यूट बना दिया. तो this was one ticket for me to learn decision making, and I think I learned decision making very well from there. Correct. तो I understood the power of right decisions. तो वो देखा मैंने. तो और सीनियर लोगों के साथ काम करने का मुझे एक और बेनिफिट होता है क्योंकि दे आर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग. आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं, शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, शायद उसको फर्क ना पड़े, कंपनी के मालिक को नहीं चलता. राइट, उनको नहीं चलता. वहाँ जो परफेक्शन आती है और जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, दैट इज अनमैचेबल. एंड सी यू नो पीपल टुडे हैव बिकम वेरी सॉफ्ट. मैंने नोटिस किया कि आजकल के एम्प्लॉइज थोड़े से माय लाइफ माय रूल्स, ये वो पता नहीं कुछ ऊट-पटांग से बातें करते हैं. यू हैव टू रियलाइज दैट somebody is paying you money. ठीक है, तो they would desire some results out of it. Exactly. And you are very lucky if you have a non-compromising boss. You are very lucky if you have a non-compromising boss. Because देखिए कोच का काम क्या होता है, अगर कोच ही आपको ढीला छोड़ देगा तो फिर आप कहाँ से सुपर परफॉर्मर बनोगे. अगर हाइपर परफॉर्मर बनना नहीं है तो फिर क्यों इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, छोड़ दो, मत करो, मत ज्वाइन करो. अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो इट इज कट थ्रोट, इट इज यू हैव टू बिकम अ हाइपर परफॉर्मर. एंड initial part of your life, if you have a boss who's a hyper performer, non-compromising boss, I think you're the luckiest in your life. तो इसको क्रिप करने की जगह उसको enjoy करो उस चीज को. करेक्ट. सीखो, जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी. The more you learn, the better your pay grades will be, the faster your promotions would be. तो मैं तो हमेशा youngsters को यही suggestion देता हूँ कि first few years of your life work with a very non-compromising boss. वो ना बहुत खड़ूस है, उसी के साथ काम करो, क्योंकि वो आपको फिर सिखाएगा कि काम कैसे किया जाता है. करेक्ट, करेक्ट. और सर मुझे आपसे एक चीज़ ये पूछनी है कि जैसे एक क्लास होती है, वहाँ पर 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ IIT में जाते हैं, बाकी कुछ एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं. ऐसे ही एक कंपनी में, एक जॉब में भी होता है. आपके साथ भी उस बैच में काफ़ी सारे और स्टूडेंट्स होंगे, आपको चांस मिला MD के साथ वर्क करने का, बाकी लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिला होगा और आज वो लाइफ में डिफरेंट फेजेस में होंगे. तो ये डिफरेंस कैसे आता है अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट, डिसिप्लिन, और कौन कौन से ट्रेट्स हैं जो लोगों को बढ़ने में हेल्प करते हैं, नॉट ओनली इन देयर प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, बट एक लाइफ का अलग पर्सपेक्टिव उनको कैसे मिलता है? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रूट बेसिस पे आंसर करता हूँ. एंड अगर हम रूट ठीक करेंगे तो वो फ्रूट ठीक हो जाएगा. एग्जैक्टली. देखिए रूट बेसिस पे इसका आंसर ये है कि वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड अ लाई, एंड द लाई इज दैट बेटा तू 10th कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी. राइट, पेरेंट्स पहले बोलते थे बेटा तू 12th कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा तू MBA कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी. तो एट एवरी पॉइंट द किड वाज जस्ट बीइंग पुश्ड फॉर द नेक्स्ट डिग्री. So the moment he got the final degree, which was MBA, he realized कि भाई इसके बाद तो अपने को पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो 24 साल पढ़ाई कर ली या 20 साल 22 साल पढ़ाई कर ली, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं परफेक्ट हो गया हूँ, हम ब्रह्मास्मि, आई एम एवरीथिंग. तो वो जब मार्केट में जाता है तब उसको एक रूड शॉक लगता है और वो उस शॉक से रिकवर ही नहीं कर पाता. क्योंकि जब वो मार्केट में जाता है तो उसको बोला जाता है कि अनलर्न 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 रीलर्न अनलर्न रीलर्न, ये चल रहा होता है. होता है यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया कि 24 साल में हर बार यही बोला जा रहा था कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और यहाँ आ रहा था बोल रहे अनलर्न रीलर्न रीलर्न. तो आई थिंक इंडियन माइंडसेट हैज टू चेंज. Everybody's mindset has to change. That learning is going to be a constant process. And you should allocate some part of your salary towards your learning. जो मेरी लाइफ का 5% रूल था कि मेरे में और बाकियों में सिर्फ ये फर्क था कि मैं अपनी लर्निंग पे कांस्टेंट निवेश करता था.
आज एक व्यक्ति 500 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी पी लेगा, बहुत आराम से, उसके साथ सेल्फी भी खींच लेगा, पर उडेमी पे जाके 500 रुपए का कोर्स नहीं खरीदेगा, हमारा पॉडकास्ट 1 घंटा बैठ के पूरा नहीं देखेगा, या फिर कोई किताब नहीं ले लेगा जिससे उसकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूं तो वो मनोज मुंतशिर की एक बहुत प्यारी लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि जो भरता है वही छलकता है, अगर कप भरा होगा तभी कप छलक सकता है। तो पहले आपको अपना भरना पड़ता है। आज अगर मैं आपको पॉडकास्ट देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी लर्निंग बंद कर दी, मेरी लर्निंग आज भी चालू है। मैं आज भी पॉडकास्ट देखता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, नई नई बुक्स पढ़ता हूँ, नए थॉट प्रोसेसेस जनरेट करता हूँ। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि लोग अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि भाई मैंने तो एक बार कर ली जो करनी थी, 24 साल मैंने खर्चा कर लिया, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, जो करा अपस्किलिंग पे उतना ध्यान, अपस्किलिंग पे उतना ध्यान ही नहीं। एंड आई थिंक दिस इज वेयर इंडिया इज लैकिंग द मोस्ट। ऑनलाइन डिग्री सेलर्स को या ऑनलाइन कोर्स सेलर्स को गालियां दे देते हैं, बोलते हैं कि वो लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे वो तो आपको राइट एजुकेशन दे रहे हैं। अभी एक मैंने बैच चालू किया फाइनेंशियल प्लानिंग का, ओके। अब वो बंदा, उसका करीबन 65 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहा है। तो मैंने बोला तू तो डिस्ट्रीब्यूटर को साल का करीबन 40-50 हज़ार रुपए दे रहा है, वो तो आज 40-50 हज़ार है, कल तेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो 4-5 लाख भी हो जाएगा। तो तुम खुद एजुकेशन अगर ले लोगे तो ये पैसा बचा लोगे ना, और ये पैसा बचाओगे, ये भी कंपाउंड करेगा, ये भी आपको बेनिफिट देगा। तो हर एजुकेशन जो आप लेते हो या हर कोई भी स्किल आप अपनी अपग्रेड करते हो वो आपको फायदा देती है। गोल ओरिएंटेड स्किल करो। अगर आप समझिए आप एक एडिटर हैं तो एडिटिंग में आप अपने आप को बेटर कीजिए। अगर आप एक कंसल्टेंट है तो आप कंसल्टेंसी में अपने आप को बेटर कीजिए और नॉलेज लीजिए और केस स्टडीज पढ़िए और फ्रेमवर्क्स पढ़िए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है तो डॉक्टरी में आप अपना निवेश कीजिए कि अगली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है उसे सीखूँ। आज लोग एआई की बात कर रहे हैं, एआई की वजह से बहुत लोग का जॉब जाने वाला है। मैं तो देख रहा हूँ एवरी डे। कल देखो रिलायंस ने निकाल दिया 12% अपना स्टाफ, तो करीबन 42-43 हज़ार लोग, 42-43,000 पीपल हैव बीन रेंडर्ड यूजलेस बाय रिलायंस बिकॉज एआई आ गया। अब वो एआई की गलती नहीं है, आप एआई को तो नहीं रोक सकते, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट इज इन योर कंट्रोल? टू अपस्किल योरसेल्फ वाज इन योर कंट्रोल। आपने वो नहीं किया। एक राहुल मजेदार केस स्टडी बताता हूँ। अकाउंटेंट था, वो हमारे साथ ज्वाइन किया, मतलब जब मैंने भी ज्वाइन नहीं किया था कंपनी को, एक रियल एस्टेट कंपनी में जब मैं काम करता था, 25,000 रुपए की सैलरी। अब जैसे जैसे साल निकले उसको 10%, 15%, 20%, 10% ऐसे इंक्रीमेंट। 7-8 साल में उसकी सैलरी कुछ 80-85 हज़ार रुपये हो गई। अब कंपनी में प्रॉब्लम आ गई। अब आपको भी पता, जब कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगती है। अब सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी तो उसका नाम 5वें-6ठे नंबर पे आ गया। बोले यार ये आदमी तो नॉर्मल अकाउंटेंट है, हमें तो अकाउंटेंट 20-25 हज़ार में मिल जाएगा। तो भाई की नौकरी चली गई और अगला अकाउंटेंट आ गया 25 हज़ार में। अब गलती किसकी है इसमें? कंपनी की, इंडिविजुअल की गलती। आपने कैसे ये सोच लिया कि बिना स्किल अप किए आप 4x कर लोगे अपनी सैलरी? एग्जैक्टली, ही वाज नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बिल्कुल कंपनी के लिए, नहीं रहा ना। रिप्लेसेबल जॉब था एट अ लोअर कॉस्ट। एग्जैक्टली। तो आपने अपने आप को रिप्लेसेबल बनना अलाउ क्यों किया? आपने क्यों अपने आप में फाइनेंस को बेटर नहीं किया कि भाई मैं फंड रेजिंग करके लाता हूँ, चलो मैं बैंक से कंपनी को पैसा दिलाऊंगा तो तब मैं इररिप्लेसेबल होने लग जाता हूँ, या फिर मैं थर्ड पार्टी से पैसा दिलाना चालू करता हूँ। आप अपनी स्किल पे काम ही नहीं करना चाहते, फिर गालियां देते हो कंपनी होगी यार, कंपनी ने निकाल दिया। कंपनी तो इट्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंपनी तो अपना प्रॉफिट देखेगी, जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वो एक्शन कंपनी लेगी। तो पॉइंट ये है, टू आंसर योर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन पीपल who will sustain for a long time are the people who will keep on investing here. Correct. जो अपना स्किल अपग्रेड करेंगे, जो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, वो आगे जाके कंटिन्यूअसली अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर कोई ये सोच ले मेरे को सब कुछ आता है तो बहुत जल्दी एआई बहुत लोगों को रिडंडेंट करने वाला है, ऑलरेडी कर चुका है और भी बहुत लोगों को करने वाला है। और सर जो लोग अभी अपने फर्स्ट जॉब में है, राइट, अभी रिसेंटली अगर कोई यंगस्टर्स हैं, उन्होंने जॉब और किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, कौन सी 3 चीज़ें आप उनको एज अ एडवाइस देना चाहेंगे? अपस्किलिंग हमने बात कर ली, उसके बियॉन्ड, ताकि वो अपने करियर में ग्रो कर सके। देखिए, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। विच इज आपके पीयर्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ। हॉरिजॉन्टल मतलब आपके पीयर्स हो गए, वर्टिकल मतलब जो ऊपर है आपके बॉसेस हो गए और नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए। इन सबके साथ एक 360 डिग्री आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज डोंट डू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं करने का सिंपल एक फ्रेमवर्क है। आपको जिससे प्रॉब्लम है या तो उससे बात कर लो या उसके बॉस से बात कर लो, बस इसके अलावा और किसी से बात मत करो। आपके मेरी प्रॉब्लम है, मैं इनसे बात करूंगा तो क्या यूज है उसका? फिर वो गॉसिप बच जाती है। व्हेन द प्रॉब्लम इज बिटवीन यू एंड मी, लेट अस टॉक, वी आर एडल्ट्स, मैच्योर पीपल। मेरे को आपसे प्रॉब्लम है राहुल, मैं आपने ऐसे कर दिया, फिर राहुल बोलते संजय आपने ऐसे कर दिया।
तो हम बात करके निपटा सकते हैं। अगर हम दोनों नहीं निपटा सकते तो कौन निपटाएगा? हमारा बड़ा, मतलब जो हमारा बॉस है, तो हम उसके पास चले जाएंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप निपटा दो। पर ये सब छोड़ के लोग क्या है, वाटर कूलर डिस्कशंस चालू कर देते हैं कि अरे तेरे को पता है यार, राहुल ना काम नहीं करता यार, टाइम पे ऑफिस नहीं आता यार, मेरा भी काम नहीं करता है, ये नहीं करता। अरे क्यों ये सब करना आपको? तो पहली चीज है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन। सेकंड इज नो पॉलिटिक्स, नो गॉसिप्स। आप काम करने आए हो और काम करके रहो। तीसरा है कैंडर। मेरे को लगता है कैंडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब डायरेक्ट बोलना। चाहे हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य ब्रूयम प्रिय ब्रूयम, मतलब बोलो सत्य ही हमेशा, पर प्रिय तरीके से बोलो। ऐसा मतलब हार्श मत बोलो, बट बोलना तो आपको सच पड़ेगा। अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा। अगर आपका बॉस आपको नहीं ठीक से दे रहा है तो अगर उसकी आपको कंप्लेन लगानी है या फिर आपको उसके बारे में बताना है तो आपको राइट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैंडर इज इंपॉर्टेंट इन योर जॉब। और ये मैं नहीं, जैक वेल्च भी कहते हैं। जैक वेल्च की बुक आई थी विनिंग, तो उन्होंने उसमें ये बात लिखी थी कि बहुत जरूरी है कि आप एक लीडर, कौन अच्छा लीडर होता है? जो स्पष्ट बात कर सकता है, ठीक है? तो जिसमें हम कहते हैं बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसिडरेशन। करेज भी होना चाहिए कि मैं सही बात कर सकता हूँ, कंसिडरेशन भी होनी चाहिए कि मैं, मतलब एक व्यक्ति है, ह्यूमन भी है। बिकॉज वो कहते हैं ना, पीपल आर इमोशनल बट बिजनेस हैज टू बी लॉजिकल। एग्जैक्टली। तो बिजनेस को लॉजिकली, बट पीपल को आपको थोड़ा इमोशनली हैंडल करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें मैं कहूंगा किसी को भी अगर उनको सक्सेसफुल होना है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशंस करो, गॉसिप मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, और तीसरा स्ट्रेट बात करो, प्रिय बात करो। मतलब डोंट टॉक रफ, डोंट टॉक रैश, बट टॉक द राइट थिंग। So these are the three things. Correct. So before we move ahead to your current venture, Profit First, एक last मेरा question है that is related to mid career professionals. हमने start of the career professionals की तो बात कर ली, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? बट अगर कोई मिड करियर है, 5, 6, 10 years हुए हैं, जॉब में स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, राइट, व्हाट ऑल ऑप्शंस दे कैन गेट? फर्स्ट इज वो अपने आप को अपस्किल करें और जो भी आपकी एडवाइस है फॉलो करके दे कैन मूव अप टू द लैडर। उसके बियॉन्ड अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो आज करंट जो इकोनॉमिक सिनेरियो है और फ्यूचर पोटेंशियल जो आपको दिख रहा है इंडिया का, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है? फर्स्ट, अगर उसी जॉब में रह के बढ़ना चाहता है मिड करियर से प्रोफेशनल्स, और सेकंड, अगर अपना खुद का जॉब स्टार्ट करना चाहता है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि हम लोग पेड़ नहीं है। पेड़ होता है ना, तो वो हिल नहीं सकता। It has to be there and there only. It cannot move somewhere. You cannot deroot a plant and say कि तू अब यहाँ हो जा। तो हम लोग पेड़ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। We are fluid, we can move, we can reset our careers. अब मैंने 11 साल रियल एस्टेट में काम किया, फिर रियल एस्टेट में रिसेशन आ गया, मुझे दिख गया कि शायद मेरा ग्रोथ उतना तेज नहीं होगा यहाँ पे, तो मैंने अपना सेक्टर स्विच कर लिया और अपनी कोई एक और कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कर लिया। करेक्ट, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। ये सबसे डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपको ना आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा, हम सब फकीर हैं। हम कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके जाएंगे नहीं, हमें तो झोला पकड़ना है, आगे जाना है। तो अगर हम वो वाले माइंडसेट से चलेंगे ना, देन इट इज इजी फॉर अस टू से कि ओके फाइन, दिस सेक्टर मैंने 15 साल निकाल लिया, बट नाउ इट इज नॉट रीपिंग द राइट बेनिफिट्स फॉर मी, सो इट इज टाइम फॉर मी टू स्विच, चेंज। एंड व्हेन यू स्विच एंड चेंज, आई टुक अ 50% पे कट। 50% पे कट लिया था। एट सीनियर लेवल 50% पे कट लेना बहुत आसान नहीं होता, पर मैंने लिया। मैंने वो चांस लिया बिकॉज मुझे दिख गया था कि यहाँ बिल्कुल ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो आज अगर 50% लूंगा तो विदिन 2 years आई विल कम बैक एंड देन तो मेरी वापस हो जाएगा। तो एक रीसेट का टाइम लग गया। कभी-कभी होता है ना, मार्केट्स डोंट परफॉर्म फॉर 2 years, इट्स ओके, यू हैव टू लिव विद इट। एब्सोल्युटली। तो पहली चीज, आप पेड़ नहीं हो, तो आप फ्लूइड हो, आप चेंज हो सकते हो, आपका सेक्टर चेंज हो सकता है, आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है, करना पड़ सकता है, हो सकता है आपका प्रोफेशन रिडंडेंट हो चुका हो। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर मिड करियर में हो और आप अब ग्रोथ लेना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लेना चाहते हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन या अगली ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी नंबर्स की स्किल होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई लीडर है और उसको P&L नहीं समझ आती है तो वो लीडर ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सिंपल बात है। अगर मेरा मेकिंग नंबर्स के बेसिस पे होगी। आज अगर मुझे ये बताना है कि मेरे डिपार्टमेंट ने अच्छा किया कि नहीं किया, मैं कैसे बताऊंगा? कॉस्ट बेनिफिट ही बताऊंगा कि सर मेरी टीम जो है वो आज 20 लाख रुपए महीने की है और मैंने आज 2 करोड़ रुपए की सेल्स की है, जिसमें कंपनी को 70 लाख का प्रॉफिट होता है, तो मेरी 20 लाख की टीम ने 70 लाख का प्रॉफिट लाके दिया। ऐसे बात करनी पड़ेगी ना लीडर को। या लीडर तो ये नहीं कह सकता सर मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, रात रात सोती नहीं है, छुट्टियों पे भी काम करती है, व्हाट डू आई डू विद दैट? मैनेजमेंट तो ये पूछेगा, ग्रेट, रिजल्ट बताओ। उल्टा बिजली ज्यादा खर्च करती, कंपनी का कैब खर्चा ज्यादा कर दिया। नंबर्स पे बात करो। तो एक लीडर को ये आर्बिट्री बातें, सब्जेक्टिव बातें नहीं करनी चाहिए। एक लीडर को ऑब्जेक्टिव, नंबर ओरिएंटेड, P&L ओरिएंटेड बात करनी आनी चाहिए कि मैंने कंपनी से क्या लिया और मैंने कंपनी को क्या दिया। आदान प्रदान है बॉस, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड चीज है, इफ यू आर अ लीडर, डेवलप नंबर स्किल्स।
एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंटल P&L को समझने की कोशिश करो। मेरे पास काफी लोग आते हैं HR में, हमारा क्या P&L है, मतलब तुम्हारा तो बहुत बड़ा P&L है भाई। तुमने अगर रिटेंशन बढ़ा दी तो कंपनी के रेवेन्यू पे इंपैक्ट आता है, कंपनी की कॉस्ट पे इंपैक्ट आता है। तुमने हायरिंग का टैट बढ़ा दिया, छोटा कर दिया, तो उसका कंपनी पे इंपैक्ट आता है। उसके बाद अगर तुमने सेल्फ हायरिंग कर ली वर्सेस कंसल्टेंट हायरिंग कर ली, तो तुमने तो बहुत बड़ा डेल्टा लेके आ गए कंपनी के लिए। तो मैंने बोला तुम लोग तो बहुत बड़ा डेल्टा ला सकते हो। फिर उनको चमकती है, हाँ यार हम तो कर सकते हैं। तो पीपल थिंक दैट दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट अ सेल्स डिवीजन। सेल्स डिवीजन को लगता है कि नंबर से मेजर हो सकता है, हर डिवीजन नंबर से मेजर हो सकता है। अगर कोई बंदा कंटेंट बनाता है तो उस कंटेंट पे रिटेंशन कितना है, वो भी एक नंबर है। Correct. तो मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूं कि रिटेंशन एवरेज से 22 टाइम्स ज्यादा है, तो भाई मेरी टीम की जो कॉस्ट है वो वाजिब कॉस्ट है। तो हर चीज को एक आउटकम से देखा जा सकता है। ये एक लीडर की क्षमता होनी चाहिए कि मैं कंपनी से क्या सक कर रहा हूं, मैं कंपनी को क्या गिफ्ट कर रहा हूं, ये उसको पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों चीजें एक व्यक्ति को करना चाहिए। और अगर थर्ड वो बिजनेस करना चाहता है तब तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मोड़ ले रहा है। उस टाइम पे बहाने तो चल ही नहीं सकते ना, जॉब में फिर भी बहाना चल सकता है, ठीक है, एक्सक्यूजेस चल सकते हैं। बिजनेस में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता भाई। अगर आप मालिक हो बिजनेस के तो कोई आप ही ने बोला कि दे आर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, फिर वो ना नहीं सुन सकते। वो धीरूभाई अंबानी बोलते हैं ना, मेरे को ना नहीं सुनाई दे रहा, तो वो ना नहीं सुन सकते हैं बिकॉज उनको बिजनेस को बढ़ाना है, बहुत लोगों को सैलरी देनी है, टैक्सेस देने हैं, सप्लायर को पैसा देना है। तो दे कांट बी सेट ऑफ एक्सक्यूजेस ना, दे कांट गिव यू एक्सक्यूज इंस्टेड ऑफ सैलरी। Absolutely. They have to give you salary. Correct. आप तो एक्सक्यूज नहीं सुनोगे, उस दिन बोलोगे 31 तारीख को आके मेरे को तो तनख्वाह चाहिए। तो एक बिजनेसमैन जो होता है उसकी व्यथाएं अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिजनेस में कूदे उससे पहले बहुत सोच समझ के कूदे। बिकॉज क्या होता है कि आप 18-20 साल तक एक एम्प्लॉय थे, आपकी एम्प्लॉय का माइंडसेट बन जाता है। आप सोचो ना, 18-20 साल आपको महीने के एंड में आपको वो कहा ना कि व्हाट आर द थ्री मोस्ट डेंजरस ड्रग्स, एक तो ड्रग इटसेल्फ, एक कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक सैलरी। एग्जैक्टली। तो ये तीन जो है सबसे मुश्किल ड्रग्स हैं छोड़ने के लिए। तो आप ये समझ लो कि एक 18-20 साल का अगर आपका करियर रहा है और आप एक एम्प्लॉय थे, तो इमीडिएट स्विच आपको बिजनेस में इतना इजी आपके लिए नहीं होने वाला। उसका सोल्यूशन ये, आप 2-3 को-फाउंडर्स हो, थोड़ा रिस्क स्प्रेड कर लो। आप जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट में एक सेक्शन में बहुत अच्छे हो चुके थे, या तो सेल्स में अमेजिंग हो गए होते या प्रोडक्ट में हो गए होते, तो आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो को-फाउंडर सेट है वो आपका हेल्प कर देता है। एक बंदा सेल्स में अच्छा होगा, एक बंदा बैकएंड मैनेजमेंट में अच्छा होगा, एक बंदा प्रोडक्ट में अच्छा होगा, तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, पर अपने रिस्क को स्प्रेड कर लो। ऐसा मत सोचो कि हम ब्रह्मास्त्र में मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मेरे अष्टभुजाएं हैं, मैं सब कुछ, मतलब HR भी मैं कर लूंगा, फाइनेंस भी मैं कर लूंगा, टेक भी मैं कर लूंगा। तो सब नहीं हो सकता। तो को-फाउंडर सेट बनाओ और को-फाउंडर सेट के साथ फिर स्टार्ट करो। Great. Thank you, sir. So now let's move on to your current venture, Profit First. आपने मुझे बताया था कि उसके थ्रू आप काफ़ी कंसल्टिंग करते हैं, स्टार्टअप्स, SME के जो लोग हैं उनके साथ आप उनको कैसे कंपनी ग्रो हो सकती है, उनके बॉटलनेक्स जो है उनमें आप उनकी हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने कंपनी किस विजन के साथ शुरू की है और करंटली किस स्टेज पे है? तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो इकोनॉमी उसका बैकबोन जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। राइट। अगर मैं स्टार्टअप्स भी कम कहूंगा बिकॉज स्टार्टअप्स इंडिया में 2.25 लाख के आसपास है, पर SMEs हमारे देश में करीबन 6.5 करोड़ है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। जबकि स्टार्टअप्स 2014 से आई हैं, SMEs तो 1940-30 से भी चल रही हैं। बड़ी बड़ी, मतलब एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यूनिट्स तब से ही ऑन है। और यही जो है ये मैन पावर को जॉब प्रोवाइड करती हैं, यही रिस्क ले रहे हैं, यही बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने अपने जर्नी में देखा है, मैंने मेरे हिसाब से 10,000 से ज़्यादा SMEs से मुलाकात करी होगी, either through events or personally, and I've seen that their major problem is finance. They don't understand numbers, they don't understand basics of finance, to the extent कि उनको बजटिंग का ही नहीं पता। अगर मैं उनसे ये पूछ लूँ कि आपका अगले महीने का फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, किसी को नहीं पता। तो ये अभी एज ऑफ नाउ परिस्थिति है, which is not, मैं कब क्या ब्लेम करूँ, क्योंकि वो तो बेचारे हसल करके स्टार्ट हुए थे, कोई प्रोसेसेस समझते नहीं है, फाइनेंस को चार्टर्ड अकाउंटेंट पे छोड़ देते हैं, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ कर देगा। तो वो मिथ्स जो हैं उनके, वो मैं धीरे धीरे ब्रेक करता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाते, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें टाइम पे दे रहे हैं, फिर भी लोग इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इनका पैसा इनके लिए काम नहीं कर रहा है, इनको मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं करनी आती। तो जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली ऑन फाइनेंस, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहता था कि वो मैं इनको इम्पार्ट करूं और इनको बेटर करूं, इनकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बेटर करूं, इनके पास फंड्स हमेशा रहे, ऐसी क्या स्थिति करें, जब ये नया कोई वेंचर खोले तो ऐसे बिना किसी डेटाबेस के ना खोले, सोच समझ के फीजिबिलिटी एनालिसिस करके करें। तो और ये छोटी छोटी चीजें, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े मैन पावर नहीं चाहिए, आप खुद भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 तो सबको आती है।
तो वो 2 दूनी 4 ही इनको सिखा रहा हूँ मैं बेसिकली, right. मैथ बिजनेस की मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एक्सपीरियंस में आपने क्योंकि हज़ारों लोगों के साथ अभी तक काम किया है, कौन सी 3 टॉप मिस्टेक्स अगर मैं आपसे पूछूं जो बिजनेस ओनर्स टिपिकली करते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस स्केल नहीं होता है फर्स्ट, या उनको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आती है, या कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है? देखिए 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस के डायरेक्शन में, आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो है नहीं। यानी कि क्या होता है, देखिए कंपनी मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है, कस्टमर को अपने तक लेके आती है। अब कस्टमर आके माल मांगता है और आप एज अ कंपनी बोलो सर मेरे पास तो वो माल ही नहीं है जो चीज़ आपने एडवर्टाइज की है। क्यों? क्योंकि वो माल अंडर स्टॉक हो गया। तो इससे देखिए कितना नुकसान, आपका मार्केटिंग खर्चा खत्म हो गया, कस्टमर का ट्रस्ट खत्म हो गया, कस्टमर आपको गाली देगा, और कस्टमर को तो माल चाहिए तो वो बगल वाली दुकान से जाके खरीदेगा। तो आपने पैसा खर्च किया, आपको गाली पड़ी और माल किसी और का बिक गया, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इन्वेंट्री नहीं मैनेज की। तो सेल्स की जो शुरुआत है वो सेल से नहीं होती, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से होती है। आज डीमार्ट इसलिए क्योंकि वो राइट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। और बिग बाजार क्यों मरा? क्योंकि राइट इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करता है। मैं कपड़े भी बेच दूंगा, ये भी बेच दूंगा, वो बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा। डीमार्ट आज भी लिमिटेड SKUs पे काम करता है, जो बिकता है वो बेचता है। 33 डेज का उसका इन्वेंट्री टर्नओवर है, 33 डेज इंडस्ट्री बेस्ट है। मतलब 1 महीने में 1 रोटेशन मार देता है पूरे माल की, साल में 12 रोटेशन मारता है, तो 12 रोटेशन मारेगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा। करेक्ट। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट क्राई जो है, जो अभी जिन्होंने अपना महिंद्रा वेंचर, तो करीबन उनका इन्वेंट्री टर्नओवर 93 डेज का है। तो 3 बार डीमार्ट तब तक अपना माल घुमा चुका होता है जब तक वो 1 बार घुमाते हैं, इसलिए वो मुनाफे में नहीं है, इसलिए उनका पैट नेगेटिव है और ये भाई लोग पैट पॉजिटिव है। तो क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेक्ट है। तो सारे बिजनेसेस जो होते हैं, जो इस तरह के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस, वहां सबसे बड़ा इश्यू होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, हमारे जितने व्यापारी हैं सारे अपने आप में एक NBFC बन चुके हैं। अब आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को माल भी देते थे और कस्टमर से पैसा भी नहीं लेते। अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे हम कहते हैं, तो माल तो दे दिया, पैसा नहीं लिया। अब फिर उसको फोन करा, अरे मेरा पैसा नहीं आया, तो वो सामने वाला बोलता है बाबूजी आज है नहीं, चेक साइन नहीं हुआ, वो 10 तरह के लेम रीजंस देता है। तो हमारे व्यापारी का अकाउंट्स रिसीवेबल का मैनेजमेंट बहुत हुआ। वो एजिंग नहीं करते, एजिंग के हिसाब से वो नोटिसेस नहीं भेजते, फॉलोअप्स नहीं करते। अब आप अगर फॉलोअप ही नहीं करोगे तो बंदा देगा क्यों पैसा? तो काम आपका है फॉलोअप करना। क्रेडिट किसी को भी दे देते हैं, पहले रिलेशन में ही क्रेडिट दे देते हैं, पहले दिन ही क्रेडिट देना चालू कर देते हैं कि संजय उनके पास गया, आप संजय को जानते हैं नहीं जानते हैं, बड़ा ट्रेडर है छोटा ट्रेडर, नहीं ठीक है काम करो, 15 दिन का क्रेडिट। क्यों भाई? हाँ, अगर टाटास को माल दे रहे हो, रिलायंस को दे रहे हो, तो आपको पता है यार ये भागेंगे नहीं, बड़े लोग हैं, या फिर एक अच्छी A ग्रेड कंपनी को माल दे रहे हो, तो पहले क्रेडिबिलिटी चेक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 C's होता है क्रेडिट के, आपका कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल। करेक्ट। अगर व्यक्ति में कैरेक्टर होना चाहिए कि उसकी मतलब चेक कर लोगे वो देता है, नियत ठीक है क्या, दूसरी उसमें क्षमता होनी चाहिए, नियत तो बहुत अच्छी, आदमी अच्छा है पर पैसा ही नहीं है, दे ही नहीं सकता, और कुछ कोलैटरल रख लो, PDC रख लो, या कुछ किसी तरह का बैंक गारंटी रख लो, अगर कुछ रख सकते हो। तो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो है कि ये पैसा कलेक्ट करना ही नहीं जानते, जिस वजह से इनका बहुत पैसा मरता है और ये स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि माल इनके जेब से जा चुका है, मार्जिन 10-20% का ही है, और उसके अलावा उस पैसे की पूर्ति करने के लिए वो उधार ले लेते, क्योंकि सप्लायर को तो पैसा देना ही देना, सप्लायर तो देना ही, 15-20 दिन में उसको देना पड़ता है पैसा। तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको डेट मैनेजमेंट नहीं आता। उधार लेते हैं, किस पर्पस के लिए लेते हैं ये पता नहीं होता, कैसे चुकाएंगे ये पता नहीं होता, एक की टोपी दूसरे के सर करते रहते हैं कि भाई एक से उधार ले लिया दूसरे को वापस कर दिया, दूसरे से उधार ले लिया तीसरे को वापस कर दिया। तो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं लेके आ पाते बिजनेस में। बिजनेस के P&L को बिल्कुल नहीं समझते हैं, GP कितना है, ग्रोथ, रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट मान लेते हैं। कैन यू बिलीव इट? किसी का 100 करोड़ का रेवेन्यू बोले 100 करोड़ का रेवेन्यू वही मेरा प्रॉफिट है। अरे कैसे भाई? 100 करोड़ में तुम्हारा GP होगा 20%, 30%, वो तुम्हारा रेवेन्यू है। मैं तो बंदे को कहता हूं तुम रेवेन्यू देखो ही मत, तुम तो ग्रॉस प्रॉफिट को अपना रेवेन्यू मानो। वहां से शुरुआत करेंगे। एबिटा किसी को नहीं पता होगा। हाँ, एबिटा तो टर्म ही किसी को नहीं पता, अमाउंट की तो बात दूर की बात है। पैट किसी को नहीं पता, मार्जिन नहीं पता, टैक्स कितना दे रहे हैं वो नहीं पता, तो बेसुध है, अनकॉन्शियस। तो उनमें वो कॉन्शियसनेस लेके आता हूं मैं। तो इस इनर्शिया से उनको बाहर निकालना ये तो काफी मुश्किल होता होगा आपकी, उनको ये रियलाइज कराना कि वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन से वो चल रहा है। शायद जो उनके नियर एंड डियर वंस हो, मे बी वो पेरेंटल बिजनेस हो, घर से वो चीज ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं होगी मे बी उनके जो पेरेंट्स हैं जिनके थ्रू उनको बिजनेस मिला है, और बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट हैं दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ,
तो जब आप जैसा कोई कंसल्टेंट उनके पास जाता है, उनकी प्रॉब्लम समझ के उन्हें कुछ करेक्टिव मेजर्स बताता है, वो उन चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। तो अगर ऐसा नहीं है, मेरे काफी व्यापारी जो मुझे इनवाइट करते हैं इस काम के लिए, डायग्नोसिस और ये सब करने के लिए, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, सर हमको करना ही करना है, खत्म। अपनी टीम को बैठा देते हैं और इंसेंटिव्स लगा देते हैं, स्टिक लगा देते हैं कि अगर नहीं हुआ तो करेंगे। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे दवाई लेके जाते हैं, खाते नहीं है। तो भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको बता सकते हैं, इत्तला कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं, जी। पर अगर कोई दवाई लेके चला गया और उसने उसका खाया ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? तो वो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर उसमें मैं डिटैच्ड रहता हूँ। एज अ कंसल्टेंट आई कैन नॉट, मतलब आई एम नॉट देयर पेरेंट्स, आई एम हिज कंसल्टेंट। तो मैं कोशिश करूंगा, पुश करूंगा एक दो बार, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? भाई वही ठीक नहीं होना चाहता तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? करेक्ट। वो वैसे ही चलना चाहता है, वो वैसे ही करना चाहता है, उसके मन में है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, पर उसके एक्शन में नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली। तो अगर उसके एक्शन में नहीं दिख रहा तो फिर मैटर खत्म। करेक्ट। और सर कुछ टर्म्स होते हैं जैसे ये मार्केट फिट, ब्रांड फिट, प्रोडक्ट फिट। तो फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे केश किंग हो गया, डॉक्टर ऑर्थो, ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एक ब्रांड बनाया, उसको इतना बड़ा कर दिया कि उसके कंपटीशन में कुछ है नहीं, और उसको फिर किसी बड़े कॉन्ग्लोमरेट को सेल आउट कर दिया। दे स्टार्टेड देयर ओन वेंचर। एक ये स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरी तरफ कुछ कंपनीज हैं जिनके 10, 20, 50 प्रोडक्ट्स होते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक प्रोडक्ट को सुपर हीरो बनाने में, राइट? तो ये दोनों स्ट्रैटेजी कैसे वर्कआउट होती हैं, इनमें से क्या बेटर अप्रोच है, उसके बारे में कुछ ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है ना कि सब पहले दिन सोचते हैं वो डाबर बन जाएंगे। सब, कोई भी बिजनेस में घुसता है ना, वो डाबर से नीचे सोचता नहीं है, यूनिलीवर से नीचे सर देखो ना, यूनिलीवर के भी तो इतने प्रोडक्ट्स हैं, सर देखो ना, डाबर के भी इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ, भाई ये डाबर बनने में ना 80 साल लग गए। बर्मन फैमिली की तीसरी पीढ़ी काम कर रही है इस टाइम। HUL एक ग्लोबल जायंट है, पता ही नहीं कितने सालों से कितने देशों में काम कर रहा है, और क्या टॉप लेवल की मैनेजमेंट और पैसा है उनके पास। मतलब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो, अगर कोई भी आज एक व्यक्ति आपका पॉडकास्ट देख रहा है और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास 3 प्रोडक्ट्स ऊपर नहीं होने चाहिए। इफ ही कांट मेक इट इन दीस 3 प्रोडक्ट्स, ही विल नेवर बी एबल टू मेक इट इन 300 प्रोडक्ट्स। स्टेन गन अप्रोच नहीं चलती। इन 3 में से भी 1-2 साल के अंदर एक आउट हो जाना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। आप जितना नैरो SKUs पे काम करोगे, जितने कम प्रोडक्ट लाइंस पे काम करोगे, उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। रेवेन्यू ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। एंड प्रॉफिट इज व्हाट मैटर्स। वो कहते हैं ना, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज रियलिटी। एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट सैनिटी तो लाओ, प्रॉफिट तो लेके आओ। केश किंग का आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसा एक और एग्जाम्पल बजाज आलमंड हेयर ऑयल। उनके भी मुश्किल से 1-2 प्रोडक्ट्स है, 90% प्लस कंट्रीब्यूशन बजाज आलमंड हेयर ऑयल का था। बाकी एक नोमार्क्स क्रीम है, ये सब है। तो वो 90%, 900 करोड़ रुपए का सिर्फ तेल बेचते हैं, 200 करोड़ रुपए का उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। तो उनको क्या जरूरत है ज्यादा प्रोडक्ट्स रखने की? जस्ट बिकॉज दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन दे विल डू एनीथिंग। रादर अ बैड प्रोडक्ट विद गुड डिस्ट्रीब्यूशन किल्स द ब्रांड अर्ली। एग्जैक्टली। अगर आपके पास एक खराब प्रोडक्ट है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और आप उसको डाल दो और वो बिके ना, तो आपका ब्रांड मर जाता है। तो कोई भी छोटा व्यापारी है, उसको 3 प्रोडक्ट्स से ज्यादा से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, और यही 3 में से 2 आपको सुपर हीरो बनाएंगे। 2 में स्टिक रहो, बस काफी। आज हमदर्द क्या करता है? रूह अफ़ज़ा, साफी, 1-2 और छोटी छोटी चीजें, बस उतने में देखो आज कहां। और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन किसका? रूह अफ़ज़ा का है। 85-90% रेवेन्यू उनका रूह अफ़ज़ा से आता है, विदाउट मार्केटिंग, 0 कॉस्ट मार्केटिंग। ये होगा कब होगा? जब आप एक प्रोडक्ट पे लगे रहोगे, हो जाएगा काम। और सर, मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जांपल, कोई आपका ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट, हमने अभी रूह अफ़ज़ा की बात की, रूह अफ़ज़ा के एड्स बहुत लिमिटेड है। हाँ बिल्कुल है, उसके बाद भी वो चल रहा है। लेकिन आजकल पिछले 10 साल में बहुत सारी कंपनीज आई हैं, उनके बहुत सारे ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स आए हैं। दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन हार्डकोर मार्केटिंग के। मार्केटिंग करना वो 6 महीने के लिए बंद कर देना, कोई ना कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा मार्केट में। ये डिफरेंस क्यों आता है? रूह अफ़ज़ा हमारे दिमाग में छप गया है और कोई प्रोडक्ट नहीं छपा है। क्या कस्टमर का क्या माइंडसेट होता है, कभी समझने की कोशिश किया? हाँ बिल्कुल, इस पे रूह अफ़ज़ा पे तो पूरी केस स्टडी है हमारे पास। अच्छा। फर्स्ट थिंग इज, रूह अफ़ज़ा इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एंड वो प्रोडक्ट ही अच्छा है, मतलब उस प्रोडक्ट में ही कुछ जादू है, मतलब पता नहीं क्या अफीम मिलाई हुई है शायद उसमें कि वो मतलब है, ठीक है। सेकेंड विद रूह अफ़ज़ा वाज
that it was always marketed to be a scarcity product. तो मेरे फादर मुझे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते थे ना, वो रूह अफ़ज़ा की पेटी के लिए ब्लैक करते थे, मतलब मेन कंपनी से, कि राशनिंग होती थी कि तेरे को एक ही बक्सा मिलेगा, तेरे को 2 ही बक्से मिलेंगे। तो वो इतना उसका फोमो क्रिएट कर दिया, एक्सक्लूसिविटी क्रिएट कर दी कि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते थे ना, वो जीरो मार्जिन पे काम करते थे, गत्ता बेच के काम निकालते थे। जो गत्ते में आता था रूह अफ़ज़ा, तो रूह अफ़ज़ा बेच के जीरो रेवेन्यू था, गत्ता बेचते वो पैसा आता था। पर रूह अफ़ज़ा के चक्कर में कस्टमर उनके पास आता था, क्योंकि अवेलेबिलिटी सिर्फ स्टोर में है। अब ये बाबूजी के स्टोर पे जी हमारे को रूह अफ़ज़ा मिल रहा है, तो बाबूजी के स्टोर पे जाएंगे तो 4 चीजें और खरीद लेंगे, आटा भी वहीं से खरीद लेंगे, चावल भी वहीं से खरीद लेंगे। तो वो स्ट्रैटेजी होती थी उसकी। तीसरी चीज है, रूह अफ़ज़ा हैज वर्कड ऑन कम्युनिटी। सो रूह अफ़ज़ा हैज वर्कड ऑन मुस्लिम कम्युनिटी। आप देखेंगे कि जब इनके वो होते हैं, रोजे होते हैं 30 डेज के, तो एट दैट टाइम एवरीथिंग इज रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा का शरबत मिलेगा, रूह अफ़ज़ा का गोला मिलेगा, रूह अफ़ज़ा का मिल्क शेक मिल जाएगा, रूह अफ़ज़ा की लस्सी मिल जाएगी, सब कुछ रूह अफ़ज़ा का मिल जाएगा आपको। राइट। तो दैट कम्युनिटी विच दे हैव बिल्ट, ठीक है, एंड वो वेंडर्स हैं तो वो रूह अफ़ज़ा यूज करते हैं। अब वो रूह अफ़ज़ा यूज करते हैं, आप जब उनके कोई दुकान पे जाते हो तब भी आप रूह अफ़ज़ा कंज्यूम करते हो। तो रूह अफ़ज़ा हैज वर्कड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट कि भाई वी आर, मतलब मुस्लिम्स को टारगेट किया है, बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिम्स को, खुद मुस्लिम है जो फाउंडर है। करेक्ट। तो बेसिकली उस कम्युनिटी पे वर्क किया, प्रोडक्ट एक क्लास बनाया, स्कार्सिटी रखी, फोमो रखा, एंड सी वेयर दे आर टुडे। They don't have to fight with anyone. And काफी लोगों ने कोशिश की उसके प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बनाने को, कोई बना नहीं पाया। दूसरी चीज आज का जो, और क्या है कि लॉयल्टी ना पुराने जनरेशन से चल रही है। रूह अफ़ज़ा की लॉयल्टी बहुत पुरानी, मेरे फादर की भी है, मेरी भी है। तो इतनी बड़ी लॉयल्टी है ना हमारी उनके प्रति कि वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो गई है। अब कोई नए प्रोडक्ट आता ही नहीं, इट्स बिकम लाइक दिस कि सर्फ एक्सेल देना, यू नो, यू डोंट से वॉशिंग पाउडर देना। इसी तरह आदमी रूह अफ़ज़ा ले आना, वो नहीं बोल रहा कि शरबत ले आना, रूह अफ़ज़ा ले आना। सो व्हेन योर ब्रांड बिकम्स दैट, देन तो फिर यू आर एवरीवेयर ना, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है कि आप किस तरीके से ब्रांड को, और आप तब कब ये कर सकते हो जब आपके पास मल्टी प्रोडक्ट नहीं है, आप एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करें, तब आप कम्युनिटी बिल्डिंग, तब आप उसको मतलब एज अ जनरेशनल लॉयल्टी की तरफ पुश करके लेके। अगर आप 200 प्रोडक्ट कर रहे हो तो नहीं मैनेज कर सकते सब चीजें। आज पतंजलि भी फेल हुआ, 1150 से करीबन 600 SKU पे आ गया। मैं जीन्स भी लाऊंगा, लंगोट भी लेके आऊंगा, स्वदेशी ये भी लेके आऊंगा, doesn't work. People, see, YouTube पे people don't go for short content, they go for long content. Instagram पे people don't go for long content, they go for short content. Twitter पे people go for political, you know, these kind of things. LinkedIn पे people go for, you know, corporate and all those kind of things. हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक आइडेंटिटी बनती है। अगर वो आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करेगा, people don't appreciate it. Sanjay Kathuria is speaking about finance. Tomorrow I start speaking about Ayurveda. Nobody will listen to me. ठीक है, दिल से हाँ यार ये तो आदमी फाइनेंस पे बात करते हैं, आयुर्वेदा पे कहां से बात करने लग गया। तो एवरी ब्रांड हैज एन एसोसिएशन इन पीपल्स माइंड। तो अगर वो एसोसिएशन को क्लियर नहीं रखेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं रखेंगे, तब तक उसकी वैल्यू वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे एज अ प्रोडक्ट, फिर स्ट्रगल करते रहेंगे। मतलब अगर आपको रूह अफ़ज़ा लॉयल्टी चाहिए तो रूह अफ़ज़ा बिक भी पिछले 60 साल से रहा है, चेंज नहीं किया उसके, आज भी उसके कवर में चेंज नहीं है, सिर्फ कांच की बोतल प्लास्टिक की होगी और कुछ नहीं हुआ, उसका रैपर लेबल भी सेम है आज भी। इतना जबरदस्त उसका मतलब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं लुक एंड फील से, कि लोग भूल ही नहीं सकते उसको। दैट्स व्हाई आई फील इट इज एन एपिक ब्रांड। एब्सोल्युटली। पार्ले का जो बिस्किट है उसमें भी बहुत माइनर चेंजेस हैं। आई डोंट थिंक सो कि जो हमने बचपन में खाया होगा। नहीं, कवर में तो कोई चेंज नहीं है, बस 100 का 40 ग्राम कर दिया, क्योंकि उनको 5 रुपए का प्राइस नहीं छोड़ना था। करेक्ट, उनको 5 रुपए का प्राइस नहीं छोड़ना था, इसलिए उन्होंने 100 का 40 ग्राम कर दिया या 60 ग्राम कर दिया। पैकेजिंग में कोई चेंज नहीं किया, टेस्ट में कोई चेंज नहीं, राइट, जीरो टेस्ट चेंज। करेक्ट। सो सर, बिफोर वी मूव टू पर्सनल फाइनेंस एस्पेक्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है that is related to regulatory aspects and compliances. तो startups, SMEs, MSMEs को कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना बिजनेस स्केल करना चाहता है, लीगल इश्यूज से बचना चाहता है, राइट? तो आपने भी काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, उनको कौन से 3-4 एस्पेक्ट्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं? आई थिंक लाइसेंसेज में आपके लाइसेंसेज और कंप्लायंस में, स्पेशली टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस या GST और TDS हो, ये सब तो आदमी को बहुत क्लीन रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए? देखिए, एक तो सरकार के साथ मस्ती मत करो भाई, दैट्स नॉट राइट। तो उन्होंने अगर कोई नियम बना दिया तो वो नियम है। इफ यू हैव ऑप्टेड टू बी इन इंडिया, वर्किंग इन इंडिया, तो यू हैव टू लिसन टू द गवर्नमेंट। तो वो नियम को आपको फॉलो करना ही चाहिए, यू कैन नॉट मिस आउट दैट,
ठीक है, आप नाराज नहीं हो सकते, गुस्से नहीं हो सकते, यू हैव टू एडजस्ट योर बिजनेस अकॉर्डिंगली। सेकंड है, जितने भी एम्प्लॉय रिलेटेड आपके कंप्लायंसेस होते हैं, ESIC हो गया, PF हो गया, वो बहुत सिंसियरली करिए। वो इसलिए सिंसियरली करिए क्योंकि इसका एक बार फटका पड़ता है ना, तो आपको वो पूरा साफ करके जा सकता है, इतना उसमें मतलब पेनल्टीज लग जाती है, तो बहुत उसमें ध्यान से उस चीज को करिए। तीसरा है, मैंने नोटिस किया अभी जैसे FSSAI ये सब जो लाइसेंसेस लोग लेते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो कहीं भी देखिए, आप अभी 10-15 हज़ार 20 हज़ार मत बचाइए, एक प्रॉपर राइट कंसल्टेंट लेके आइए, वो आपको हेल्प करेगा, आपके लिए ऑडिट कर देगा, ऑडिट करके गैप्स निकाल देगा, उस गैप्स को फुलफिल भी कर देगा। तो ये वाली चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ और कम ज़्यादा कर लो, पर ये कंप्लायंसेस को मत कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज इसकी पेनल्टी ना आपकी रेप्यूटेशन का भी लॉस करती है और आपकी फाइनेंशियल लॉस तो करती है बहुत, और टाइम लॉस कर देती है बहुत बड़ा। अगर मेरे अभी एक फ्रेंड के यहाँ, फ्रेंड नहीं कहूँगा, क्लाइंट के यहाँ एक FSSAI की रेट बढ़ गई, तो उनको सारी अपनी उनकी इन्वेंट्री सीज हो गई। करेक्ट, प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, हाँ, जो स्टॉक गया है वापस लेना पड़ेगा और उसको रीलेबल करना है। रीलेबल करने में 4 महीने लगेंगे। 4 महीने बाद उनके जो प्रोडक्ट की एक्सपायरी है वो सिर्फ 3 महीने की रह जाएगी, तो 3 महीने के अंदर उनको सारा माल खाली करना पड़ेगा। कितना एक्सट्रीम प्रेशर है। और जो 4 महीने के लिए उनका कैपिटल ब्लॉक हो गया, जो सेल नहीं कर पाएंगे, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने लॉसेस हो जाते हैं। तो ये वो वाली बात है कि भाई थोड़ा सा इसमें सावधान रहिए और इसमें मल्टी कंसल्टेंट्स यूज करिए। बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको। FSSAI अलग कंसल्टेंट कर लीजिए, टैक्स के अलग कंसल्टेंट कर लीजिए, GST के अलग कंसल्टेंट कर लीजिए, ESIC PF के अलग कंसल्टेंट कर लीजिए, और उनसे अपनी ऑडिट करवाइए कि मैं आज जहां हूं क्या मैं सही जगह हूं, क्या मैं कंप्लायंट हूं, मेरा कंप्लायंस स्कोर क्या, आउट ऑफ 100 आप मुझे कितना देंगे, और ये 100 में से ऐसा स्कोर होना चाहिए जो 95 भी नहीं चलता, इसमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। एग्जैक्टली। तो जो कमी पेशी रह गई है उसको इमीडिएटली फुलफिल कीजिए और अपने आप को कंप्लायंट बना के चलिए। यहाँ मस्ती नहीं करने का, बस एज सिंपल एज दैट। नोटेड सर, थैंक्स फॉर द एडवाइस। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो मेरे और आपके भी दिल के बहुत करीब है, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। जी राइट, तो इसके लिए सबसे पहले आपकी जर्नी में समझना चाहूँगा। मैंने आपके पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो उसमें ये था कि आपने काफ़ी टाइम तक एक फुल टाइम जॉब किया आपके MBA के बाद इन रियल एस्टेट फर्म। उसके बाद करंटली यू आर रनिंग योर ओन कंपनी, यू आर अ सेल्फ सस्टेन्ड पर्सन, और आपने काफ़ी वेल्थ जनरेट की है, पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट किए हैं। तो अगर कोई मेरे जैसा या कोई और जो अभी 25-30 ईयर्स का है, स्टार्ट ऑफ देयर करियर और लाइक 5-10 ईयर्स है, अभी तक उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करे, राइट, तो कंसिडरिंग आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, आपने जो लाइफ लेसन सीखे हैं, आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहेंगे? और इसके लिए आप कोई भी एक नंबर रख सकते हैं कि 60 साल की उम्र में कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन हमें 5 करोड़ 10 करोड़ का कॉर्पस करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? श्योर। देखिए, मैं इसको ना एक पहले मिथ बस्टिंग करना चाहता हूँ। हमें बचपन से क्या बताया गया कि ज्यादा पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आप ज्यादा देर जिम करोगे तो क्या होगा? ज्यादा अच्छी बॉडी बनेगी, फिट हो जाओगे। अगर आप ज्यादा देर घंटे ऑफिस में काम करोगे तो क्या होगा? तनख्वाह बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है। तो वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दैट योर एफर्ट्स आर डायरेक्ट, योर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। जो आप रिजल्ट लेके आओगे, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गलती क्या हो गई, किसी ने ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट्स में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। योर रिजल्ट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। जितना आप एफर्ट ज्यादा डालोगे उतना आपका रिजल्ट खराब होने वाला है इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में। ये बात किसी ने बताई नहीं हमारे। तो हमने सेम एनालॉजी इन्वेस्टमेंट्स में भी लगानी चालू कर दी। चलो मैं स्टॉक पिकिंग करता हूँ, चलो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खेलता हूँ, चलो मैं क्रिप्टो में भी खरीद लेता हूँ, चलो कोई पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, किसी से टिप ले लेते हैं। यही हो रहा है आजकल। टिप टिप टिप, बताओ टिप कहाँ है? अरे कोई चीज़ जो महंगी है वो सस्ती जगह कैसे मिल सकती है आपको? अब लुई विटॉन का आपको सरोजनी नगर में नहीं मिलेगा ना स्टोर, क्योंकि लुई विटॉन बहुत महंगा है। सरोजनी नगर इज नॉट फॉर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, वो आपको एम्पोरियो में मिलेगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्टमेंट्स को लेके वो ये है कि हम समझते हैं अपुनिज भगवान है, हम कोई स्टॉक को छुएंगे आज और वो कल हो जाएगा 2 टाइम्स, परसों हो जाएगा 4 टाइम्स, फिर हो जाएगा 8 टाइम्स। ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। जब आप पेड़ उगाते हैं तो आप सॉइल टेस्ट करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसके बाद बैठ के पूरा टाइम पानी नहीं डालते। पानी एक बार डालते हैं दिन में या 2 दिन में एक बार डालते हैं और उसको सन के सामने रख देते हैं। सन गिव्स इट कंपाउंडिंग। आपको सन को ऑर्डर नहीं करना है कि चलो मैं काम करता हूँ, मैं सन को रात को भी खींच के ले आता हूँ, दिन में भी खींच के ले आता हूँ।
वो सन जब उगेगा उसको टाइमली बेसिस पे अपना सनलाइट मिलेगी, वो ग्रो करता रहेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना। सेम इज विद इन्वेस्टमेंट्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। पीपल हु हैव नॉट डन एनीथिंग हैव जनरेटेड बेटर रिटर्न्स देन पीपल हु वर डूइंग एवरीथिंग। यूएस में एक रिसर्च की गई फंड मैनेजर्स की, ओवर 25 years 4 out of 100 active fund managers have been able to beat the index, and that also not by 2 times 3 times, only by 1 or 2%. 4 out of 100. क्या चांस है कि आप उनको आज उन 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर पाओगे? 4 out of 100. मतलब हर 100 म्यूचुअल फंड में से 4 ही ऐसे होंगे जिसमें आप कर पाओगे। तो ये सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप इन्वेस्टमेंट से आप इस तरीके का पैसा नहीं कमा सकते। इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक व्यक्ति अगर आज 25-30-20 साल का, जितने साल का भी, और उसकी 25-30 हज़ार की तनख्वाह लगती है, तो सबसे पहला काम तो उसको ये ठान लेना चाहिए कि मैं एक अपना एसेट एलोकेशन बनाऊंगा। उस पर आप दिमाग लगाओ। शुरू में आपके गोल्स क्या हैं? आप 5 साल में क्या चाहते हो, 10 साल में क्या चाहते हो, 15 साल में क्या चाहते हो, 20 साल में क्या चाहते हो, कैसी रिटायरमेंट चाहते हो, रिटायरमेंट पे कितना अमाउंट चाहते हो, उसकी वर्किंग करो, उसका एक एसेट एलोकेशन करो, एक उसका फंड आइडेंटिफिकेशन कर लो, और उसके बाद चुपचाप 20 साल का अगर आपने टाइम होराइजन रखा है तो 20 साल पैसे डालते रहो। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़े वैसे वैसे उसको स्टेप अप करते रहो। अगर एक व्यक्ति 25,000 की तनख्वाह से स्टार्ट करके 25% अपना पैसा इस तरह से डालना चालू करता है, हर साल उसकी तनख्वाह 10% बढ़ती है, तो वो 20 साल बाद उसके पास 2.5 से 3 करोड़ होंगे। 30 साल बाद उसके पास करीबन 8 से 9 करोड़ होंगे, और 40 साल बाद उसके पास 100 करोड़ होंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो 20 से 30 में 3 गुना हो गया, पर 30 से 40 में ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स हो गया। करेक्ट। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर क्या लोगों को ओवरनाइट रिच बनना है, तो मेरे को तो वो मेरे को 3 टेक्निक्स आती हैं ओवरनाइट रिच बनने की, वो भी मैं बता सकता हूँ। पहली है कि अगर आप लड़के हो तो अमीर घर की लड़की पकड़ लो, ठीक है, प्यार अंधा होता है, शायद आपको चांस मिल जाए, आपकी वेल्थ बन सकती है। दूसरा है कि आप साइबर क्राइम जानते हो, तो आप कोई बढ़िया सा साइबर क्राइम करो, फ्रॉड मारो और पैसे बनाओ। तीसरा है आप फिजिकली बैंक लूटना जानते हो, तो आप बैंक लूट। मेरे को कोई चौथा तरीका नहीं पता जिसमें आप ओवरनाइट अमीर बन सकते हो। दे ऑल 3 कम विद देयर ओन रिस्क्स, ठीक है, तो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दीस थिंग्स। एब्सोल्युटली। बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं देखना। चार्ली मंगर कहते थे द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मत करो डिस्टर्ब। बाय राइट इतने, हाँ बाय राइट सिट टाइट। इतने लोग, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, वॉरेन बुफे बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं हो। बोलो मैं इतना दूर जाके अमीर नहीं होना चाहता, तो आज तो तुम हो भी नहीं सकते। आज अमीर होने का सिर्फ जो एक अच्छा तरीका वो ये है कि आप अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो और अपनी तनख्वाह को डबल करो। तनख्वाह डबल हो जाती है। 50,000 वाले की तनख्वाह 1 लाख हो जाएगी, 1 लाख वाले की तनख्वाह 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख वाले की 5 लाख भी हो जाएगी। तनख्वाह डबल हो सकती है। यू कैन हैव अ बेटर स्किल, you can have a more high paying skill, that is possible. But generating the same amount of returns from investment is not possible. Absolutely. So you should not expect more than 12 to 14% annualized return from your investment, but over a long term this can make you a millionaire. Correct. So you mean to say कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, that is enhancing your skills, ताकि आपकी सैलरी, आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ जाए। आप उस पर वर्कआउट करो, उस पर जितना टाइम दे सकते हो दो। हाँ, लेकिन मार्केट में जो पैसा आपने चाहे शेयर्स में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगाया, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। बिल्कुल उस चीज के बारे में, उसमें एक ही चीज आपके कंट्रोल में है, 2 चीजें एक्चुअली। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रिटर्न्स रेज़ टू n। 3 चीजें हैं। आप कितना पैसा डालते हो, कितना रिटर्न्स कमाता है वो पैसा, और वो कितनी देर के लिए कमाता है। ये 3 ही चीजें। अब इसमें रिटर्न्स कितना कमाता है ये अपने हाथ में नहीं है। अपन डाल कितना सकते हैं और कितनी देर के लिए डाल सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दोनों में अपन डाल कितना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में आता है, और अपन कितनी देर के लिए डाल सकते हैं वो एक्सपोनेंशियल में आता है। तो यानी कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट देन टू टाइम द मार्केट। करेक्ट। अरे कल गिर गई तो मैं काम करूंगा, परसों गिर गई, फिर वेट करते रहो गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं वेट करता हूं जैसे मार्केट 3% गिरती है, 2% गिरती है, तो उस दिन अपनी SIP करता हूं। मतलब क्या मूर्ख वाला आदमी। आज मार्केट 100 है, भागी 120 हो गई, तो तूने तो पैसे डाले नहीं, तो यू मिस दिस रैली। करेक्ट। अब वो 120 से 117 हो गई या 116 हो गई, तब तू पैसे डाल रहा है, तूने तो रैली मिस कर दी। एब्सोल्युटली। तो इसलिए कुछ मत करो। महीने में 4 बार अगर आप 10,000 डाल रहे हो तो 2,500 के 4 दिन पे
पैसे डाल दो, एक 7 तारीख को डाल दो, एक 14 को डाल दो, एक 21 को डाल दो, एक 28 को डाल दो, खत्म। एग्जैक्टली राइट। उसके बाद मत दिमाग लगाओ, आप अपना काम करो, मार्केट्स को मत क्लिक करें। पहले अच्छा होता था यार, आज बड़ी परेशानी हो गई है कि हर बार आप मार्केट देख सकते हो। पहले होता था, मेरे फादर के टाइम पे चोपड़ा आता था हफ्ते में एक बार, न्यूज़पेपर में छपता था कि भाई इस पूरे हफ्ते में रिलायंस इतना मूव किया, इन्फोसिस इतना मूव किया, तो आपको प्राइस ही नहीं दिखता था, तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि वो डेली ट्रेड कर ही नहीं पाते थे। अब हर चीज के लिए ऐप है, हर चीज के लिए ऐप है, हर सेकंड में आपका पॉइंट रिलायंस हो गया जी 2923.25 0.30। अरे यार मुझे क्यों देखना है, पूरे दिन लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सारे पंटर हो गए, सारे पंटरबाज हो गए। देखो, nobody wants to make money out of stock market, they want to have मजा। राइट। उनको मजा चाहिए, सारे सटोरिये यहाँ पे, all of them have become gamblers। Why are you gambling? Invest. This is a stock market is an instrument to make you wealthy over a long term। जो लोग लॉन्ग टर्म में रहे हैं उन्होंने वेल्थ कंपाउंड की है। एग्जैक्टली, एग्रीड 100%। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर एंड इट इज अबाउट हाउ लॉन्ग यू लिव। फॉर एग्जांपल, आज वॉरेन बुफे 60 तक तो कहां पहुंचे थे, 1-2 बिलियन पे भी नहीं थे, एंड टुडे ही इज एट 200 बिलियन। तो इन फ्रॉम 11 to 60 ही कुडंट अचीव 1 बिलियन, एंड फ्रॉम 60 to 90 हैज अचीव 200 बिलियन। तो कंपाउंडिंग विल टेक इट्स टाइम, पर जब वो आएगी इतने प्यारे रिटर्न्स देगी आपको, इतने प्यारे रिटर्न्स देगी, आप सोच नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट। और ये जो आपने कंपाउंडिंग की बात बताई और मार्केट में यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, इससे रिलेटेड मैं एक बार संजय दमानी जी का कोई एक आर्टिकल है, उसको मैंने शायद पढ़ा था या कहीं देखा था, आई डोंट नो। उसमें उन्होंने कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा टाइम क्या होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। मैंने कहा, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उसको सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि मैं 30 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस 30 साल में कम से कम 30 बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया, राइट। मैंने इन 30 साल में सिस्टमैटिक तरीके से, जो आप अभी बता रहे थे कि SIP महीने में 2 बार 4 बार 1 बार, मैंने वैसे ही इन्वेस्ट किया है। और आप आज देख लो मैं कहाँ पर हूँ। तो टाइम का वेट मत करो, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप कब करोगे, कितना करोगे और कितनी देर के लिए रुकोगे। बस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सी, दिस मनी यू हैव टू फॉरगेट, दिस मनी यू हैव टू फॉरगेट फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। आज मेरे को SIP करते हुए मैंने 2008 में स्टार्ट की थी, छोटे अमाउंट से, बहुत छोटे अमाउंट, 2000 रुपए से, और धीरे 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 ग्रो की, फिर बीच में एक आधी बार बंद हो गई, फिर वापस चालू करती 2014-15 से। तो ये इतने टाइम से मैं करे जा रहा हूँ, तो कहीं जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, राइट। और 2020 में ये सारा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया था। अगर उस दिन मैं डेस्परेट होकर छोड़ देता तो वो जो मैंने गेन लिया है कोविड से लेके अभी तक का, वो नहीं मिलता मेरे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नॉट अफ्रेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्वेस्टेड। और ये लंबे समय तक, 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रह गए तो आपका पैसा जबरदस्त कंपाउंड करना ही है। हाँ, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई कि न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गई या कुछ हो गया तो ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इन दीज 20 years यू विल हैव टाइम्स ऑफ क्रैश, you will have great times also। आपको बिल्कुल unfazed रहना है, you have to detach yourself from all this, right। your one attachment should be only that you work, make your आपका active income अच्छा करो, आपकी skills अच्छी करो, और वहां पे बेहतर तनख्वाह कमाओ या बेहतर इनकम करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इसको दे सको। राइट। और सर, एसेट एलोकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास महीने के 10,000 रुपये सरप्लस अमाउंट है, राइट, मेरे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर करने के बाद, तो मैं उसको कैसे एलोकेट करूं टू गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट, लाइक इन 20 years? बहुत अच्छा है, मैं वेट ही कर रहा था कि आप क्या टाइम फ्रेम देते हो। सी, ऑल एसेट एलोकेशंस डिपेंड अपॉन योर गोल्स एंड द टाइम। एक वो कहते हैं ना, गोल स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल मैं 20 years बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, इट्स अ स्पेसिफिक गोल। मेजरेबल है कि मेरे को जो है जब मैं रिटायर हूं तो मेरे पास 5 करोड़ होने चाहिए, ये हो गया मेजरेबल। और टाइम में मतलब 20 साल में मैं रिटायर होना चाहता हूं जी। तो पहले तो गोल ही हो गया। अगर आपका कोई भी गोल 3 साल से नीचे का है, अगर आप 3 साल से नीचे के लिए पैसा डाल रहे हो तो आप इक्विटी में मत डालो, आप ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स, डेट फंड, थोड़े हाई यील्डिंग डेट फंड में डाल दो, क्योंकि मार्केट्स का कोई भरोसा नहीं है 3 साल के होराइजन में, वो बहुत ऊपर भी जा सकती हैं, बहुत नीचे भी जा सकती हैं। मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चालू करो अगर आपका होराइजन 7 या उससे ऊपर का, 7 साल या उससे ऊपर का। तो जैसे आप 7 years के होराइजन पे जाते हो, देन 40% कैन बी इन मार्केट, 60% कैन बी इन डेट, क्योंकि अगेन 7 years में भी बहुत टाइम नहीं होता। जब आप 20 साल के होराइजन के लिए जाते हो, यू कैन बी 80% इन द मार्केट एंड 20% इन डेट। तो 80% मार्केट्स जब आप होते हो, उस 80% में भी आप ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप में कर सकते हो। तो स्मॉल एंड मिड कैप क्यों? क्योंकि 20 साल के होराइजन में वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं। 5 साल के होराइजन में हमें पता नहीं होता, कभी क्रैश हो गया,
पिकअप ही नहीं हुए बेचारे एसएम स्मॉल एंड मिड कैप, तो वो परेशानी दे सकते हैं। तो आप अगर 20 साल का होराइजन ले रहे हो तो उसमें 80% आप इक्विटी में डालो, उस 80% में भी 50% आप स्मॉल एंड मिड कैप में डाल दो, बाकी आप लार्ज कैप और पैसिव में डाल दो। बचे हुए 20% जो आपका है उसमें आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको मस्ती करनी है तो आप जैसे यूएस स्टॉक्स खरीद सकते हो, अगर आप यूएस स्टॉक्स खरीदना चाहते हो। अगर आपको लगता है मैं क्रिप्टो में कुछ करना चाहता हूं तो क्रिप्टो में भी एसआईपी कर दो। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी से मिला जो 2008 से क्रिप्टो में एसआईपी कर रहा है, तो उसके बहुत जबरदस्त रिटर्न्स बन गए। ठीक है, तो क्रिप्टो में भी आप मटर गश्ती मत करो, ये पागलपना मत करो, एसआईपी कर दो। आपको लगता है बिटकॉइन अच्छा है, इथेरियम अच्छा है, सोलानो अच्छा है, जो भी आपको ठीक लगता है उसमें आप एक एसआईपी कर दो कि मैं हर महीने 2000 रुपए जो है मैं बिटकॉइन खरीदूंगा, जो हो जाएगा देखा जाएगा। उसके बाद हाई रिस्क एसेट है, हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपना एसेट एलोकेशन करोगे तो आप डेफिनेटली 20 साल के होराइजन में अपन ने जो भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, समझो आप 20,000 कर रहे हो तो 20,000 का आप 2 करोड़ तो कर ही लोगे मिनिमम बता। मतलब ये तो जनरली आप अचीव कर ही पाओगे अगर आप इस तरह से एसेट एलोकेशन करोगे। और टॉपअप के लिए कोई गोल्डन रूल है या डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सैलरी या अर्निंग्स कितनी बढ़ रही है? देखिए मेरा एक रूल है लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट शुड बी लेस देन 50% ऑफ योर सैलरी इंप्रूवमेंट। अगर आपकी सैलरी ₹1,00,000 महीने से बढ़ी है तो आपकी लाइफस्टाइल ₹1,00,000 महीने बढ़ी तो पहले तो 30,000 आपको टैक्स के लिए माइनस करना, तो 70 ही बढ़ी। 70 की बढ़ी ना तो आप अपने लाइफस्टाइल को 35,000 से कम बढ़ा सकते हो। मतलब आप यू कैन इंक्रीमेंटली चेंज योर लाइफस्टाइल बाय 10,000 15,000, तब आपका पास सरप्लस का गैप बहुत बड़ा होने लग जाएगा। राइट। तो नेट ऑफ टैक्स जितना आपका इंक्रीमेंट हुआ है साल में उससे 50% कम का आपको लाइफस्टाइल इंक्रीज करना है इंक्रीमेंटल का। पीछे तो चल रहा है वो चल ही रहा है, ठीक है, वहां से तो और जो बचा हुआ है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स में जा सकता है, और तो आपके पास कोई काम नहीं। एक आपका इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए और इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेफ्टी। तो मैं हमेशा कहता हूं BEII ये मेरा फ्रेमवर्क है। पहले बजटिंग करो, अपनी राइट कॉस्ट्स को जानो, फिर इमरजेंसी फंड क्रिएट करो जो आपके कॉस्ट का एटलीस्ट 6 to 12 टाइम्स होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर मैरिड और यू आर single or those kind of, if you're single 6 months, if you're married 12 months. Insurance, you should have relevant right insurance. आपके life insurance should be 20 times of your annual salary, and it should be a term insurance, no ULIPs, no nothing. And there should be health insurance. If you are with a family, minimum 10 lakh rupees family floater. And if you are individual, फिर भी 5 से 7 लाख रुपए की होनी चाहिए। ये खाना पूर्ति मत करो 1 लाख 2 लाख के कवर की, उससे कुछ होगा नहीं। कल को कुछ हो गया ना तो सारी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगी। फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करते रहो, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट ही तो करना है, और क्या करना है। आपके खर्चे निकल गए, आपका सब कुछ निकल गया, बजट हो गया, आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया, आपके इंश्योरेंसेस क्रिएट हो गए, नाउ यू आर सेफ। अब जॉब के लिए भी अगर आपके पास 6 महीने का है और आप जॉब से तंग आ गए हो तो थैंक यू सो मच बोल के आ सकते हो, बिकॉज यू हैव 6 months। राइट। तो यू कैन प्ले विद दैट। गॉट इट। और सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं कैसा रहा म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में, शेयर्स में, तो उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे, या कोई स्ट्रैटेजी अगर कोई बना रहा हो कि मैं अगर अपना फंड एलोकेशन करना चाहता हूँ तो कितना % सेफ होगा डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना, बाकी म्यूचुअल फंड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में? देखिए इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें चाहिए। नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब आप डिसाइड करो आपके पास तीनों है कि नहीं है। मैंने ऐसे नॉलेज आपको P&L, बैलेंस शीट, मैक्रो इकोनॉमी ये सब पढ़नी आती है, टेक्निकल एनालिसिस आती है, नहीं आती है, नहीं आती, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर। डू यू हैव द राइट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन? आप मार्केट के अंदर बैठे हो क्या, आपके पास इन्फॉर्मेशन फ्लो आता है कि नहीं आता? क्योंकि सब चीज़ें सिर्फ फंडामेंटल्स पे डिपेंड नहीं करती। अब आज हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई कि भाई हम कुछ छापने वाले हैं, तो आपको तो पता भी नहीं होगा हिंडनबर्ग कौन है, अचानक से किसी दिन रिपोर्ट आ जाएगी और आप जम के आपकी सफाई हो जाएगी। करेक्ट। तो वो हो गया। और तीसरी चीज़ है कि आपके पास टाइम है कि नहीं। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, आप मानते हो कि आप सक्षम हो, तो कृपया करके स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तो ये आपका काम नहीं है, बाहर हो और चुपचाप म्यूचुअल फंड को पैसा दो। टुडे इफ आई हैव 100 rupees in the equity market, 95 rupees is via mutual funds, 5 rupees is via direct stocks, that also not purchased by me, purchased by my father for me, because उनको बहुत शौक है करने का, ये सब टाइम पास करते रहते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए खरीद लिया। ठीक है, मैंने अपने पैसे से, मतलब पैसे मेरे थे, उन्होंने डिसीजन लिया, तो वो उनके लिए हो गए, मेरे लिए पैसे कि चलो मेरे फादर के नाम पे। पर मेरे अगर मेरे एलोकेशन में देखा जाए तो इट इज 100% म्यूचुअल, राइट, क्योंकि मेरे पास ना टाइम है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन और टाइम नहीं है। नॉलेज पूरी है, आई एम अ CFA, मेरा तो काम होना चाहिए स्टॉक पिकिंग, फिर भी मैं नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि स्टॉक पिकिंग के साथ और नॉलेज ये सब के साथ आपका इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, जब कोई स्टॉक गिर जाता है तो आप उसको होल्ड कर लेते हो, और जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको काट देते हो। तो व्हेन टू सेल, व्हेन टू बाय, व्हेन टू होल्ड, ये सब हमें नहीं पता। ये इमोशनल डिसीजंस भी होते हैं।
तो क्यों मैं इमोशंस को बीच में लाऊं? मेरा काम एक ही है सर, मेरा काम है मेरी एक्टिव इनकम को बढ़ाना, पैसिव इनकम को बढ़ाना म्यूचुअल फंड का काम है, वो मेरा काम है। राइट। आई एम वेरी सिंपल इन माई थॉट प्रोसेस। मैं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क्स के साथ काम नहीं करता। मुझे पता है कि मेरे लिए इट इज इम्पॉसिबल कि मैं कोई स्टॉक को पकड़ के बैठा रहूं, उसको देखता रहूं, वो बढ़ता रहे और मैं अपना इमोशनल कंट्रोल रखूं कि मैं उसको बेचूंगा। दैट आई थिंक आई डोंट हैव दैट पावर। वो पीटर लिंच कहते हैं ना, इन्वेस्टर्स जनरली कट देयर फ्लावर्स टू अर्ली एंड गिव वाटर टू द वीड्स, कि भाई जब फूल उगने लगता है उसको पहले तोड़ देते हैं, पर जो वीड्स होते हैं, जो कचरा होता है, उसको पानी देते रहते हैं। तो वो सब मतलब दैट आई डोंट वांट टू गो थ्रू। करेक्ट। और सर आप काफ़ी टाइम जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहे हैं, अभी रिसेंटली बजट में कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट और इन केस अगर मैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पूछूं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे जो फैमिलीज़ हैं, राइट, मिडिल क्लास, दे आर रियली इंटरेस्टेड। एक घर तो अपना लेना ही है, लेकिन अगर कुछ सरप्लस अमाउंट है, एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है कहीं से, कुछ पेरेंटल पैसे मिल गए कुछ, तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है दैट इज़ रियल एस्टेट। उसके लिए कोई आपकी एडवाइस है, कोई गोल्डन रूल आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिले हों? देखिए, रियल एस्टेट फॉर मी हैज नेवर बीन एन इन्वेस्टमेंट असेट क्लास। आई थिंक देखिए, रियल एस्टेट के ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पहला है कि उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसे फ्रिक्शन, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। करेक्ट। 6 to 7% स्टैम्प ड्यूटी है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लो तो 5% जीएसटी है। रेंटल यील्ड्स बहुत कम है। और मेरे अगर मैं कहीं प्लॉट लेता हूं तो वो मेरी नजर के सामने, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकता लेना, और अगर मैं कहीं दूर ले लूं तो मेरी नजर के सामने नहीं है, ठीक है, तो वो कब्जे का टेंशन रहता है, वो सब प्रॉब्लम होता है, वो लैंड का टाइटल ठीक था कि नहीं था। और जैसे कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया क्या कहती है कि अगर हमने आपसे स्टैम्प ड्यूटी ली है ना, तो कल को अगर इस प्लॉट पे कोई और प्रॉब्लम निकली तो हमारी जिम्मेवारी है। हमारे देश में स्टैम्प ड्यूटी लेने के बाद भी सरकार बोलेगी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो मैं वो सब हैसल्स को नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करता। बिल्कुल क्लियर जीरो नो है मेरे लिए। जिनको रियल एस्टेट समझ आता है, प्लॉट समझ आते हैं, जिनका कंट्रोल है, जिनका कोई ना कोई वहां पे होल्ड है, और वो पैसा डाल सकते हैं कि जिसकी उनको इमीडिएटली नीड नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट इज एन इलिक्विड एसेट क्लास। दे आर मोस्ट वेलकम टू डू रियल एस्टेट। हु एम आई टू स्टॉप यू? पर उसके साथ ये सारी चीजें आप जरूर लगा लो कि आपको लोकेशनल एडवांटेज। मैंने एक फ्रेंड है, अभी जैसे 2012 की तेजी, 11-12 की जब तेजी हुई, लोगों ने जम के प्लॉट्स लिए, 10-10 साल उस प्लॉट्स के वैल्यू नहीं बढ़ी। अब जाके वो प्लॉट्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ने लगी। हमने ये टाइम्स भी देखे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है राहुल भाई कि पिछले 4 साल में people have seen only uptrend. Everywhere there has been uptrend. Stock markets have been at a boom. Mutual funds उनको follow कर रहे हैं. Real estate अब उसको follow करने लगे because real estate follows the stock market. जैसे stock market में पैसा बनता है तो real estate थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। तो हर जगह ना लोगों ने अभी कमाया ही है, गवाया नहीं है। एक जरा 5 साल का पीरियड आने दो जब जीरो रिटर्न्स निकलेंगे, फ्लैट रहेगी मार्केट, कोई रिटर्न्स नहीं आएगा, तब देखेंगे कि ये जो वो मेन वर्सेस बॉयज वाला सिचुएशन होगा कि विल सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज एट दैट टाइम। क्योंकि मैंने वो टाइम्स देखे हुए हैं। मैंने 2008 का क्रैश देखा है, 2009-10 की तेजी देखी, 12 के आसपास के आने के बाद 12 से 17-18 का फ्लैटनेस देखा, उसके बाद 15 से 2015 to 20 नेट रिटर्न्स इन निफ्टी वर जीरो। वो सब देखा है हमने। ITC didn't move for 5 years, TCS Reliance didn't move for 10 years, HUL for the last 3 years has not moved from between the range of 24 to 2700। हमने वो सब टाइम्स देखे हैं। तो हमारे को ना इसलिए पेशेंस है, हमारे को पता है कि क्या होगा कल को, अगर मार्केट नीचे गई तो भी क्या होगा, नहीं होगा। वी नो एवरीथिंग, वी हैव सीन दो साइकिल्स। आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ एक ही साइकिल देखा है, तो ये बच्चों को अभी बड़ा होने में टाइम है। एक साइकिल सिर्फ आ जाए उल्टा 2-3 साल का, ये सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब अपने आप वो राइट बातें करने लग जाएंगे। और सर काफ़ी डिबेट चलती है मार्केट में, रेंटेड वर्सेस घर खरीदना चाहिए और किस एज में खरीदना चाहिए। हाँ, इसके लिए कोई एडवाइस है आपके पास? देखिए, लोग घर क्यों खरीदते हैं? सेंस ऑफ ओनरशिप के लिए। वो फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप। द बैंक ओन्स योर हाउस, यू डोंट ओन योर हाउस। स्टैम्प आपके पास डीड है क्या? डीड पे नाम आपका है पर डीड किसी और के पास है, तो यानी यू आर स्टिल नॉट एन ओनर। यू बिकम एन ओनर ऑफ द हाउस आफ्टर 20 years, once you pay the loan, once you completely pay the loan, or 15 years, whenever you are able to pay the loan। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें 20 साल बाद ही ओनर बनना है तो 20 साल के लिए बंधुआ मजदूर क्यों बन गए बैंक के? बेसिकली यू आर स्टेइंग इन द बैंक्स हाउस and you are paying 5 times the rent to bank for a possible appreciation of this apartment after 20 years, which you will not sell। तो ये तो बहुत ही लूज सिचुएशन हो गई है। आज मैं दिल्ली में हूं, कल मेरे को दुबई जाना है,
मैं तो बंद गया अगर मैंने घर खरीद लिया। मेरे कैपिटल 25% लग गया, बैंक पूरा घर लेके बैठा, कैपिटल मेरा 25% लगा हुआ है। अरे ये क्या बात हुई? वो 25% की भी तो कीमत है रमेश बाबू। वो कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Makes sense, तो बट तो दैट 25% शुड आल्सो कम एट लीस्ट एट द कॉस्ट एट व्हिच आई एम बोरोइंग। तो आज अगर मैं 4 करोड़ के घर में रह रहा हूं 70,000 रुपए का किराया देके, दिस माय सिचुएशन राइट। अगर मैं 4 करोड़ का घर आज खरीदता तो मुझे करीबन 3.25 लाख रुपए की ईएमआई देनी पड़ती। तो जो मैं 2.5 लाख रुपए बचा रहा हूं वो मैं एसआईपी में डालता हूं। अब वो 2.5 लाख रुपए 20 साल बाद 25 करोड़ रुपए हो जाएंगे 12% के हिसाब से, सिर्फ 12% के हिसाब से। और घर का प्राइस और घर का प्राइस 4 का कितना हो जाएगा? 6, 7, 8 सीलिंग टू इट। तो मैं 25 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वापस ये घर खरीद लूंगा ना 8 का। दैट विल बी अ वाइज डिसीजन। तो पूरा 8 डाउन पेमेंट करके खरीदूंगा, फिर बैंक के घर में नहीं रहूंगा, अपने घर में। और अगर कोई इस चक्कर में फंस गया है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो उसके लिए कोई एडवाइस, जल्दी लोन खत्म करना? देखिए आजकल मैं हमेशा कहता हूं फाइनेंशियल डिसीजन, मनी डिसीजन, दो डिसीजन। एक फाइनेंशियल डिसीजन आपको ये बोलेगा कि आप कभी भी लोन को प्रीपे मत करो, ये फाइनेंशियल डिसीजन। जब आप एक्सेल शीट पे प्लॉट करोगे लोन को प्रीपे करने का आपका जो डिसीजन होगा वो हमेशा खराब होगा एज कंपेयर टू पुटिंग द सेम मनी इवन इन एन एफडी। ये मैथमेटिक्स फाइनेंस का डिसीजन है। बट देन देयर इज समथिंग नोन एज अ मनी डिसीजन। मनी डिसीजन इज यार मेरे को बोझ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे पे लोन रहे, दिमाग क्लटर्ड चाहिए। तो वो देन यू आर टेकिंग अ मनी डिसीजन। सो ऑन अ फाइनेंशियल डिसीजन you should not prepay your loans, but on a money decision it is your choice। आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा लोन फ्री होना चाहता हूं, मैं दुनिया को बोलना चाहता हूं मेरे पास लोन नहीं है, I want to live that vanity, then you repay the दोनों ही डिसीजन सही है, बस इंडिविजुअल कंडीशन के ऊपर। यस देखिए लाइफ में ना आप हर चीज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज एवरीथिंग फॉर रिटर्न्स, इट इज नॉट पॉसिबल। देन देयर इज नथिंग। हैप्पीनेस भी तो कोई चीज है ना। आज अगर मैं कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, एक अच्छा समझो जूता अफोर्ड कर सकता हूँ 40,000 रुपए का, और मैं सोचूं यार यही 40,000 अगर मैं डाल दूं तो 60 साल बाद क्या होगा, तो वो हर पैसे को मैं ऐसे नहीं देख सकता। उसके लिए मैंने अपना अलग पैसा डाला हुआ है, वो चल रहा है, जो 40 साल बाद जो बनेगा दे देगा। तो हर पैसे को उस नजरिए से देखना गलत हो जाता है, फिर आप लाइफ नहीं जी सकते। तो अपनी इंजॉयमेंट्स को भी आप साथ में रखिए, अपनी इंजॉयमेंट्स को बजट कीजिए, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहिए। सरप्लस मनी जो आता है उसको थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिए, इन्वेस्ट भी कर लीजिए। कुछ लाइबिलिटीज रिपे करके आपको हैप्पीनेस मिलती है तो वो भी कर लीजिए, कोई रुकावट नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग फॉर रिटर्न्स इन लाइफ, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू लिव। बट हाँ, बड़े डिसीजंस जो हैं उनको एटलीस्ट फाइनेंशियली एक बार इवैल्यूएट करो। जैसे मैंने घर का बताया कि यू डोंट ओन दैट हाउस फॉर नेक्स्ट 20 years बिकॉज यू हैव नॉट रीपेड द लोन एंड द सेम अमाउंट विल गिव मी 25 करोड़ रुपीज। तो मैं रादर 20 साल पहले 25 करोड़ रुपए बना लूं और 20 साल के बाद उस दिन वो घर खरीद लूं और सब खुशी होंगे, लड़के ने डाउन पेमेंट पे घर खरीदा। उस दिन अपनी तोड़ अलग होगी, क्या देखो यार डाउन पेमेंट पे लड़के ने 4 करोड़ का घर खरीदा, 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 8 करोड़ का घर ले लिया। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि व्हेन विल यू बाय अ हाउस? मतलब जिस दिन मेरी कॉर्पस 25 करोड़ होगा उस दिन 5 करोड़ का घर खरीदूं। तो मतलब नाउ योर प्रेयर शुड बी इसका जल्दी कॉर्पस 25 करोड़ कर दो, दैट शुड बी योर प्रेयर टू द गॉड। करेक्ट। तो these are things which you should take care when you are buying a house. A house buying at a younger age, I don't think so is a great decision because it limits your freedom. It limits. अच्छा वही पैसे से आप अपने यहाँ निवेश करो ना, घर तो कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, ये देगा ना रिटर्न, रियल रिटर्न्स आर हियर। तो जो आप 80 हजार की ईएमआई कर रहे हो, 90 हजार की ईएमआई कर रहे हो, वही 25,000 के रेंट पे रहो और जो बचा हुआ 60,000 है उसमें से 5,000 रुपए का कोर्स खरीदो या साल भर में 1 लाख रुपए का एक कोर्स खरीदो। तो वो करो यार, जो प्रोडक्टिव एसेट्स है उस पे इन्वेस्ट करो ना। करेक्ट। घर तो बनता रहेगा, बाद में बन जाएगा। और सर ड्यूरिंग द डिस्कशन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी बीच में, बजटिंग रिलेटेड। तो हमारे पॉडकास्ट की जो ऑडियंस है दैट इज लाइक बिटवीन 22 to 44 ईयर्स। आज भी इस एज के लोग, हमारे पेरेंट्स तो काफ़ी अच्छी बजटिंग करते थे, वो वाली जनरेशन अलग थी, बट यंगस्टर्स और जो यंग पेरेंट्स हम जिनको कहेंगे, वो वाली जो जनरेशन है वो अभी भी बजटिंग जैसे करना चाहिए वो नहीं करती। तो उनके लिए आपके पास अगर कोई फ्रेमवर्क है जिससे वो एक वेल्थ क्रिएट कर सकें, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ पैसिव इनकम, वो प्लीज बताइए। देखिए बजटिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी का आधार है। आप जीपीएस में जब ओपन करते हैं जीपीएस तो वो करंट लोकेशन डिटेक्ट करता है, फिर आपसे पूछता है आपको जाना कहाँ है। तो इन योर लाइफ द करंट लोकेशन इन योर लाइफ जीपीएस इज द बजट। होता क्या है, लोगों का विजन और बजट दो अलग चीजें बोल रहे हैं। लोग आके मेरे को बोलेंगे सर हमें ना ट्रैवल करना है। ठीक है जी, ट्रैवल करना है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। पैसे नहीं है, मतलब बजट लाओ अपना। तो सर ये क्या होता है? मतलब खर्चा कर रहे हो ना महीने भर में, क्या करते हो, कहाँ करते हो, दिखा दो। तो नहीं जी वो तो है ही नहीं हमारे पास, दैट इज नॉट देयर विद मी।
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, नहीं पता। सब्सक्रिप्शंस कितनी लेके रखी, नहीं पता। दिन में कितनी सिगरेट फूकते हो, सर 10 पे फूक लेते हो। अच्छा, पार्टी कितनी बार जाते हो, नहीं पता। अच्छा सर, जोमेटो स्विगी पे कितना खर्च कर देते हो, बेसुध है, अनकॉन्शियस। सो फर्स्ट गेट दैट कॉन्शियसनेस इनटू एंड देन सी वेयर यू आर वेस्टिंग मनी, वेयर यू आर पुटिंग ऑल योर मनी। वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अरे यार मेरे को तो घूमने जाना था पर मैं महीने की 6,000 की सिगरेट पी रहा हूँ, चलो एक काम करता हूँ, छोड़ तो नहीं सकता, 3,000 की सिगरेट पी लेता हूँ, 3,000 रुपए एक छोटे से डेट फंड में डाल देता हूँ, साल में 36,000 जमा होंगे, मैं ट्रैवल के लिए चला जाऊंगा। ये नहीं कर सकता आदमी? बिल्कुल कर सकता है। तो उसने सिगरेट भी पी ली, थोड़ी आधी करके पी ली, वर्सेस उसने बचा लिया। अरे यार मैं तो 2,000 रुपए महीने सब्सक्रिप्शंस के दे रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है इतने सब्सक्रिप्शंस की, कुछ शेयरिंग कर लेते हैं, कुछ इधर उधर से कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। तो मैं जी ये 2,000 को 500 कर देता हूँ, 1,500 रुपए बचा लेता हूँ, 12 महीने 18,000 रुपए बचा लिए, क्या मैं जाके ऋषिकेश का ट्रिप नहीं मार सकता? तो आपका विजन और आपका बजट दो अलग बातें बोल रहा है मेरे को, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू आर लिविंग अ अनहैप्पी लाइफ बिकॉज यू डोंट नो वेयर योर मनी इज गोइंग, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर मनी। तो जब तक आपका मनी पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कैसे अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं? कैसे डिजाइन कैसे करोगे? यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ। तो पहले आप अपनी लाइफ का डिजाइनिंग पॉइंट स्टार्ट करो, विच इज अ बजट। वहां से गाड़ी स्टार्ट होगी, वहां रूथलेसली उन चीजों पे कॉस्ट कम करो जो आपको नहीं चाहिए। अभी मैंने एक कल रील बनाई जिसपे मैंने देखा कि जोमैटो पे 9.5 लाख रुपए की किसी ने कॉफी ऑर्डर की है साल की, और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आई वॉज अमेज्ड, ये क्या है यार, 9.5 लाख रुपए, मतलब दिन की 2,500 रुपए की कॉफी पी है उन्होंने। अब ऐसे लोग बोलेंगे मैं निवेश नहीं कर सकता, चलो आधे की कॉफी पी के आधा निवेश कर देते यार। सो पॉइंट इज कि अब वो बोलेंगे आज की खुशी, आज की खुशी। आज की खुशी 6 कॉफी दिन की नहीं होती यार। आज की खुशी होती है चलो 1 कॉफी दिन की, या 2 दिन में 1 स्टारबक्स की कॉफी, महंगी कॉफी। So one place you are not making a lot of money. Second place you have all these things कि मुझे कॉफी भी स्टारबक्स की पीनी है, सिगरेट भी 10-10 दिन में मारनी है, सब्सक्रिप्शन भी सारी रखनी है, तो you cannot live a good life. You will always have an unfulfilled life. पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ 25,000 की तनख्वाह है, रॉयल एनफील्ड चलाते हैं। मेरा वेरी क्लियर कि रॉयल एनफील्ड का बजट है भाई, 3,000 की किस्त जाती है उधर, पर वो बजट है, बजटेड किस्त है। तो वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं, अपना ड्रीम जी रहे हैं। देयर विजन एंड देयर बजट are talking the same things. तो यहां से स्टार्ट करो, your vision and your budget, your vision of your life. Correct. How do you want to lead your life? Should it be reflected in your budget? आपके एक इंसान के बजट से पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही होगी। तो ये मैं मतलब इसको मैं इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि बजटिंग इज योर स्टार्टिंग पॉइंट टू एनीथिंग व्हिच यू वांट टू डू इन लाइफ। So sir, my last question is related to career options for young professionals, right? बहुत सारे लोग हर साल कॉलेजेस से पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग करके, MBA करके। अगले 10 साल के बारे में मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्केट किस तरफ जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कौन से 3 इंडस्ट्री डोमेन्स हैं जिनमें लोगों को जॉब तलाशने चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले? देखिए, अगर हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, वन इज नॉलेज इकोनॉमी, वन इज कन्वेंशनल इकोनॉमी। तो नॉलेज इकोनॉमी जहाँ सारे स्टार्टअप्स हैं या फिर जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होते हैं, मैं उसको नॉलेज इकोनॉमी कहता हूँ। तो नॉलेज इकोनॉमी में AI बेस्ड जितने काम हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड पकड़ेंगे अभी। तो अगर आप कोई AI बेस्ड एजेंसी को ज्वाइन करते हैं या AI बेस्ड किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ एक अच्छा मुझे लगता है स्कोप है। दिस इज़ द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। ये अभी वॉरेन बुफे ने भी अपनी AGM में कहा था, इट इज़ एन इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। जो होना है वो अभी इसी इंडस्ट्री में होना है सबसे ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट है, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में और रिन्यूएबल एनर्जीज में यहाँ बहुत मैसिव एक नया स्कोप बन रहा है। तो इसको लेके अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको लेके अगर आप कोई जॉब कर सकते हैं, कोई स्पेशलिस्ट जॉब कर सकते हैं, तो यहाँ भी एक बहुत मैसिव स्कोप ओपन होने वाला है। जिन रोल्स में लोग मतलब अभी मिल रहे नहीं हैं बट आगे जाके ये रोल्स और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो उन रोल्स के लिए आप डेफिनेटली जो है आय कर सकते हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि एक जो इम्पॉर्टेंट खेल ये रहेगा वो रहेगा कि अगर हम कोई भी व्यक्ति एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ कर ले, तो एक्सपोर्ट्स इंडिया का धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है, पर अभी भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना का एक्सपोर्ट्स करीबन 3 से 4 ट्रिलियन है और हमारा 600 बिलियन है। तो वी आर 15% ऑफ वेयर चाइना इज राइट नाउ। सो देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज ह्यूमंगस गैप देयर। तो आई थिंक वो भी एक प्लेस है जहाँ पे लोग अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ नॉलेज बिल्ड कर लें, कुछ प्रोडक्ट बिल्ड कर लें, कुछ करियर अगर बिल्ड करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। तो आई थिंक दीज आर द 3 फील्ड्स आई फील कि आर द फ्यूचर।
नॉलेज इकोनॉमी में बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे आजकल क्रिएटर इकोनॉमी है, वो भी पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी है, तो वहाँ भी बहुत मैंने देखा यंग लोग एजेंसीज लेके आ रहे हैं। पॉडकास्टिंग जैसे एक अच्छा माध्यम चालू हो गया है लोगों का, इसमें कुछ आगे जाके रेवेन्यू के भी सोर्सेज बनते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अभी हो सकती हैं। हमारे टाइम में मुझे लगता था कम ऑप्शंस हैं, वही था कि भाई MBA इन फाइनेंस कर लो तो भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस पे चले जाओ, वो तो चलो रहेंगे ही, कन्वेंशनल जॉब्स ये सब तो रहने ही वाले हैं, पर ये जो नए तरीके के जॉब्स बनेंगे ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं, तो मेरे को लगता है इनमें करियर बनाया जा सकता है। Great. Sanjay sir, thank you so much for your time and I really say this has been a knowledge enhancing session और हमारे जो भी viewers ये podcast देखेंगे उन्हें एक लाइफ का अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, सोचने का एक नया नज़रिया मिलेगा। और मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए अगर कोई उनके पास क्वेश्चन हो या वो हमसे चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पे आपसे नेक्स्ट टाइम बात करें, श्योर, तो वो कमेंट में डाल दें, कमेंट में ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई देम, हैव अ chat again Sure. on those specific topics. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.